क्राइम्स को खत्म करने के लिए एक जामा मनसूबाबंदी जो है वो करने की जरूरत है। दूध की कीमत में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है। कीमतों में इजाफा यकीनन गैर मुनासिब है। पाकिस्तान के लोग बता दें, इन हलकों से लोग बता दें, 12.5 हलकों में ना सैलाबी सूरत हाल, ये तो बड़ा फिगर क्लियर सा है। एलोवेरा इज द बेस्ट रेमेडी। बिला वजह की इचिंग रहना शुरू हो जाती है। आप अपने पैरों को ड्राई रखें। एस्ट्रोलॉजर फंस जाता है कि यार सितारा तो ये था, वो तो बाद में सट्टा लग गया। वाकई बंदा तो ये अच्छे बेचारे पैसे भी मिलते हैं और हमें तुम्हें प्यार है भाई, यहाँ तो गालियाँ पड़ती थी। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। दुनिया बोल है में खुश आमदीद। मेरा नाम है मोहम्मद कामरान, मेरे साथ मौजूद है वर्दा शोएब। एनी हाउ, सबसे पहले बात करते हैं गुज़श्ता रोज़ की बड़ी खबर से। गुज़श्ता रोज़ क्वीन एलिज़ाबेथ दोयम इंतकाल कर गई। 96 बरस की उम्र में उनका इंतकाल हुआ और 70 साल बाद जो था उनका दौर जो है वो इख्तिताम को। अगर अब कहें कि बरतानिया का ताज 70 साल बाद मुंतकिल हुआ है किसी और को, और अब जो है जो प्रिंस चार्ल्स थे अब वो किंग चार्ल्स बन गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो हमारे यहाँ बहुत जब पुराने दौर में कहा जाता था कि अड्डा आया प्रिंस चार्ल्स, जब किसी को खूबसूरती से नवाजना होता था तो उस वक्त ये बात कही जाती थी। एनी हाउ, अब प्रिंस चार्ल्स जो है वो किंग चार्ल्स, अब किंग चार्ल्स के तौर पे कहलाएंगे और 70 साल बाद उनको ये जो हुमा है उनके सर पर आया है। एनी हाउ, अगर बात की जाए इनके साहबजादों की तो जो प्रिंस विलियम हैं और प्रिंस हैरी हैं, दोनों अकेले आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। दोनों की जो बीवियां हैं वो शिरकत नहीं करेंगी। तो इससे अंदाज़ा होता है कि मोनार्क के अंदर क्या कुछ चल रहा है। जो हम लोग बात करते हैं कि शायद हमारे घरों में ऐसा कुछ होता है, तो इस चीज़ से अंदाज़ा होता है कि वहाँ पे भी चल रहे हैं। ऑफ कोर्स चल रहे होंगे। हम लोग तो एंटिसिपेट ही कर सकते हैं कि अगर आपके किसी घर में बड़े की डेथ हो तो उसके बाद अगर आपकी बहू जो है वो ना शामिल हो, आपकी बहू तो नहीं बनेगी, क्या बनेगी उनकी दादी, बहू सासी हो गई, उनकी बहू ही हो गई, नहीं कि अच्छा मुझे इस तरह के रिश्ते थोड़ा सा आपके ग्रैंड सन की आपकी आप पोती कह सकते हैं, आपके पोते की बहू बेसिकली आप इस तरह से कह सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत अपने आप में हर किसी के घर में कुछ ना कुछ, हम अगर बीइंग पाकिस्तानी में बात करें तो हर घर में छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं। लेकिन अगर हाँ हमारे यहाँ इस तरह से खुदा ना खासा किसी के साथ हो और कोई किसी की डेथ पे ना जाए तो बहुत ही बुरा समझा जाता है। लेकिन एक और चीज जब डेथ पे होती है वो ये होती है कि जायदाद की तकसीम होती है। लेकिन हमारा उनके पास कोई चीज मौजूद है, दैट वाज कोहिनूर का हीरा, तो वो हमें कब वापस कर रहे हैं ये भी हमें पता चलना चाहिए कि यार मुझे नहीं लग रहा वो काम हमारा ख्वाब ही रह जाएगा, क्योंकि अब वो किंग चार्ल्स के उसमें लगा हुआ है, क्राउन में नहीं। लेकिन है तो हमारी चीज ना, अब जब सब चीजें बंटवारा करने की तरफ जा ही रहे हैं तो हमारी चीज हमें वापस कर दी जाए। आपने इस वक्त जरा पक्का वही काम किया है, घर की जो नहीं औरतें बैठी होती है, अच्छा जी सासू हमारी चीज कब मिलेगी, हमारी चीज कब मिलेगी, बंटवारा कब होगा। नहीं तो वो हमसे चीजें लेके वहां पे जो गए थे, और ये हक भी बनता है। और हमारी वैसे इंटरनेशनली ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है, हर चीज की जो अपनी चीज होती है उसको जताने की बात की जाती है, तो हमें भी ये चीज जतानी चाहिए कि यार हमारी चीज आपके पास है। ये हमारी जो मईशत है वो इतनी डूब रही है, या तो हमें उसके एवज आप कुछ पैसे दें, इट मस्ट बी वर्थ लाइक यू नो। अब वो उनके ऊपर है कि कब नजरसानी कर लें पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन हाँ यहाँ पे हम ये जरूर कहेंगे क्वीन एलिज़ाबेथ II जो है वो बहुत एक आला शख्सियत की मालिक थी, बहुत अच्छी खातून थी। 70 साल उन्होंने एक लॉन्ग पीरियड था जो बरतानिया में उन्होंने एज ए क्वीन राज किया, और 70 साल बाद अब किंग कोई बरतानिया को मिलेगा। और पाकिस्तान इस दौरान उन्होंने, आपको पता है कमन 2 दफ़ा सफ़र ट्रैवल किया है उन्होंने, और बहुत ही छोटी उम्र में, बहुत ही यंग एज में उन्होंने क्वीन का जो है वो ताज संभाल लिया था बरतानिया में। लेकिन डेफिनेटली हम सब की तरफ से एक बहुत ही एक डीप मैं कहूँगी ग्रीफ है, कंडोलेंस है हमारी तरफ से, बहुत ही अफसोस का हम इजहार करते हैं पूरे बोल न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से। एनी हाउ, हम लोग अब बढ़ेंगे बड़ी खबर की जानिब। सैलाबी सूरत हाल या फिर सियासी चाल। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 10 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों के ज़िमनी इंतखाब मुलतवी कर दिए। PTI के लिए फैसला काबिल कबूल नहीं होगा।
माह सितंबर कराची वालों पर सितमगर स्ट्रीट क्राइम की नई लहर चल पड़ी। एक हफ्ते में लूट मार के दौरान 10 अफराद जान से चले गए। पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठ रहे हैं। सरकारी रेट कुछ, असल रेट कुछ। कराची में दूध की कीमतों में 10 रुपए इजाफा, 180 रुपए किलो तक बिकने लगा। इंतजामिया आंखें नीचे सो रही है। और सैलाब से मुतासर इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े। मच्छरों और कीड़ों की भी भरमार। मुतासरीन खुद अपनी मदद कैसे कर सकते हैं, जानेंगे हम आज के प्रोग्राम में। जी कामरान, कराची में एक बार फिर जराइम की वारदातों में इजाफा हो गया है। कराची वो शहर है जिसे मजदूरों की मां कहा जाता है और जिस शहर ने हमेशा सबको गले से लगाया है कामरान, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह की वारदातें हो रही हैं हमारे शहर में, घरों से लोग बाहर निकलने से डरते हैं और सोचते हैं एक मर्तबा के अगर घर से बाहर निकलेंगे तो कहीं उनकी जो कीमती चीजें हैं चोरी ना हो जाएं। अगर ओवरऑल अगर बात की जाए जो 2022 की बात की जाए, 8 महीने के अंदर 56,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रिपोर्ट होने का मतलब है कि आपके साथ कोई वारदात हुई, आप पुलिस स्टेशन गए, वहां पे जाके आपने FIR कटवाई। इमेजिन दैट कि वो लोग जिनके साथ वारदातें होती होंगी और वो रिपोर्ट भी नहीं कराते होंगे, तो ये नंबर्स बहुत ज्यादा हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं कामरान जो नहीं रिपोर्ट करवाते। और आपको एक बात बताऊं, कीमती चीजों के अलावा भी मैं तो कहती हूँ अब तो मेरे ख्याल से अशिया इतनी कीमती हो गई हैं लुटेरों के लिए कि जान से ज्यादा हो गई हैं कि अगर आप रेजिस्ट ना भी करें तो भी अगर कुछ लेके जाते हैं तो लाजमी आपको जो है वो शूट करके चले जाते हैं, जिसकी वजह से सब माएँ डर रही हैं भाई कि हमारी औलाद अगर घर से बाहर निकले, दुआएं पड़ती रहती हैं, मुस्तकिल मसले बैठी रहती हैं कि साथ खैर से हमारा बच्चा घर आ जाए। बीवियां परेशान हैं, अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो माएँ परेशान हैं, तो बहुत ही बुरी सिचुएशन है। और इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक CLPC चीफ हैं अहमद चुनाई साहब। बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो आपकी नजर में क्या वजूहात हैं, अब एकदम फिर से जो स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें हैं उनमें इजाफा हो गया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि स्ट्रीट क्राइम जो हमेशा से कराची का एक बहुत बड़ा मसला रहा है और कराची एक बहुत बड़ा शहर है, इतना बेहंगम अंदाज में ये बना हुआ है कि कराची के जो मुतफ़ादी इलाके हैं उसमें रोज़ाना जो है वो सैकड़ों की तादाद में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें होती हैं। और अभी पिछले कुछ दिनों से इसमें एक तशद्दुद का अंसर भी शामिल हो गया है। और ये तशद्दुद का अंसर वो है कि अगर थोड़ी बहुत भी मज़ामत हुई तो उसमें जो है वो गोली मार दी जाती है। और मैं समझता हूँ कि ये सबसे अफसोसनाक पहलू है। हमें स्ट्रीट क्राइम्स को ख़त्म करने के लिए एक बड़ी मैं समझता हूँ कि जामा मनसूबाबंदी जो है वो करने की ज़रूरत है। और उसमें हमेशा हमने इस बात पर जोर दिया है कि कराची की स्ट्रीट क्राइम्स का जो ख़त्म करने का वाहिद हल है वो सिर्फ और सिर्फ कराची शहर की डिजिटलाइजेशन है। जब तक कराची शहर को CCTV मैनेजमेंट के ज़रिए मॉनिटर नहीं किया जाएगा, कराची इतना बड़ा शहर है कि ये 30,000 की नफरी क्या, ये 1 लाख की नफरी भी हो जाए। लेकिन अहमद साहब, बहुत से क्राइम ऐसे भी होते हैं स्ट्रीट क्राइम्स जिसमें वारदात करने वाले का चेहरा, उनकी बाइक, उनकी नंबर प्लेट क्लियरली वाज़े तौर पे साफ नजर आ रहा होता है, वीडियोस वायरल हो चुकी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन मुलजिमों को पकड़ा नहीं जाता। और आखिर में वो कहते हैं ना कि नामालूम अफराद आए थे और लूट के लेके चले गए और अगले शख्स को सामान तो गया ही गया और जान से भी हाथ धोना पड़ा। इन सब के बावजूद भी क्यों हम पकड़ नहीं पाते, हम क्यों कंट्रोल नहीं कर पाते? अब तो आपने AI कैमरास वगैरह भी लगा दिए हैं ना स्ट्रीट्स पे। देखिए, आपने मेरी बात का खुद ही जवाब दे दिया कि वारदात होने के बाद इनका गायब हो जाना बहुत आसान है इस शहर के अंदर, लेकिन वारदात के दौरान अगर मॉनिटरिंग चल रही हो और उस वक्त उन पे अटैक किया जाए और उनको पकड़ा जाए तो ये काम ज्यादा। अहमद साहब, आसान क्यों नहीं है? ये सवाल मेरा सीरियसली, मैं एक शहरी की हैसियत से मैं लिटरली आपसे रेजिस्ट कर रही हूँ इस बात पे। ये हादसे हमारे साथ भी हो चुके हैं, मेरे साथ भी हो चुके हैं, बच्चों के साथ हम जाते हैं, घर से हम खुद निकलते हैं। क्यों आसान नहीं है? हमेशा पुलिस या CPLC कह के क्यों बच जाती है कि जी उनको पकड़ना आसान नहीं है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन साल चलती रहती है। लेकिन सर, एक और चीज भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो फोर्सेस बनती हैं, शाहीन फोर्स अभी एक बार फिर से एक्टिव कर दी गई है, फोर्सेस बनती हैं, लेकिन उसके बाद रिजल्ट्स जो हैं हमें वो देखने को मिलते नहीं हैं। देखिए, मैंने फिर कहा कि जब ये मोहतरमा ने मुझसे कहा कि जी इसकी वजह बताएं कि ये क्यों आसान नहीं है। देखिए, इतना बड़ा शहर है और फिर 30,000 की नफरी जो है वो लाखों करोड़ों लोगों को जो है वो ढूंढे, मैं समझता हूँ कि मुमकिन नहीं है। ये शहर जो है वो 4,500 किलोमीटर पे फैला हुआ है, 4,500 स्क्वायर किलोमीटर पे, और साथ साथ
2.5 करोड़ की आबादी है उसकी, और फिर शहर का ये समझ ले कि ये मुल्क का आखिरी हिस्सा है। इसके बाद जो है वो यहाँ पंजाब की तरफ आप चले जाएं, यहाँ आप बलूचिस्तान की तरफ चले जाएं, जहाँ फिर सिंध पुलिस की जुरिसडिक्शन नहीं रहती। तो ये एक बहुत बड़ा वो हो जाता है कि किस तरीके से जो है वो इस जिन को काबू किया जाए। लेकिन एक बात मैं फिर आपसे ये अच्छा सर, जो फोर्स की कमी की बात करें तो कितनी फोर्स चाहिए? अब यहाँ पे अहमद साहब, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि 30,000 फोर्स की आपने बात की जो कि इस वक्त मौजूद है, तो कराची जैसे शहर के लिए कितनी फोर्स होनी चाहिए कि आम शहरी जो है वो अपने आप को सिक्योर महसूस करेगा? देखिए, एक तो 30-35 हज़ार के लगभग जो पुलिस फोर्स है वो काफ़ी नहीं है। जब कितनी की बात आती है तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि कराची के 112 थाने हैं, और मैं ये समझता हूँ कि कम से कम 1 लाख की पुलिस फोर्स कराची के लिए अहमद साहब सही आप ठीक कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि इतनी फोर्सेस काफ़ी नहीं, तो मेरा सवाल दोबारा से वहीं खड़ा होता है आके कि इतना छुपना इतना आसान क्यों है कराची में? पहली चीज़, अगर कोई भी आगे कोई वारदात होती है, FIR फौरन कटवाता है, तो फौरी पुलिस एक्शन क्यों नहीं लेती है, फौरी एक्टिव क्यों नहीं होती है, पहली चीज़। और अगर आपको लगता है कि पुलिस फोर्स कम है, ये इतने कराची शहर के लिए काफ़ी नहीं है, तो इस पर काम क्यों नहीं किया जाता? मजीद भर्ती क्यों नहीं की जाती? इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, उन पर अमल क्यों नहीं करते? दो बातें इसमें हैं। एक तो पुलिस की काफी भर्ती जिसको रेगुलर बुनियाद पे होना चाहिए, और दूसरा इस शहर को डिजिटलाइज। मैं फिर आपसे ये कहता हूँ कि मैं तो ये एक एस्टिमेटेड फिगर देता हूँ कि जी 1 लाख की पुलिस फोर्स होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जब तक शहर को डिजिटलाइज नहीं किया गया, ऑनलाइन मॉनिटरिंग नहीं की जाती। अभी आप लोगों ने AI कैमरास लगाए हैं, उससे कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, ज़ाहिर है थोड़ा बहुत तो जरूर फर्क पड़ता है। हम ये कहेंगे जी बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, वो नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन 2 चीजें अहम है, एक तो इनको ड्यूरिंग दी वारदात जो है वो पकड़ना, और दूसरा फिर उनकी कोर्ट से सजाएं। एक सबसे बड़ा अफसोसनाक पहलू ये है कि कोर्ट से सजाएं जो है वो होती नहीं है। सर, उसकी वजह ये नहीं है कि जो पुलिस की जानिब से केसेस बनाए जाते हैं वो इतने मजबूत नहीं बनाए जाते हैं शायद, जिसकी वजह से आखिर में आके जो मुजरिम है, जो मुलजिम है, वो मुजरिम बन नहीं पाता है? देखिए, 2 बातें हैं। केस आप जितना भी मजबूत बना लें, लेकिन अगर पब्लिक की विटनेस नहीं आती, और फिर विटनेस देने के लिए पब्लिक को कितने धक्के खाने पड़ते हैं, वो भी आपको इस शहर में इस निज़ाम का पता है। जाहिर है कोर्ट अपना काम करती है, जो भी उनके पैरामीटर्स बने हुए हैं वो उस पर काम होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि ना सिर्फ विटनेस जो है वो नहीं होती, और फिर सजाएं नहीं होती। अहमद साहब, लेकिन ये चले कोर्ट की बात आ गई, लेकिन आपको क्या लगता है कि पुलिस अपना काम सही तरीके से कर रही है? क्या पुलिस इतनी एक्टिव है जितना उसको होना चाहिए? अगर हम 15 पे कॉल करते हैं तो जिस अंदाज से, मैं कहूँगी कि स्लोली वो बात कर रहे होते हैं, बहुत ही धीमे अंदाज से, अच्छा जी कहाँ हो रही है वारदात, अच्छा, तो आपको लगता है कि ये तरीका कार सही है पुलिस का, या पुलिस को एक्टिव नहीं होना चाहिए? मैं पुलिस को डिफेंड नहीं करता, ये बात भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, और ये पुलिस की तरफ से जो नाक़िस कारकर्दगी वो जो है वो अपनी जगह पर है। लेकिन साथ साथ जब हम इनको एनेबलिंग टूल्स भी नहीं देंगे तो ये नाक़िस कारकर्दगी जो है वो और मजीद बढ़ती जाएगी। ये बहुत है कि हम जो है वो ये कह देंगे जी सारी जिम्मेदारी पुलिस की बनती है। हाँ, बिल्कुल बनती है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन साथ साथ मैं समझता हूँ कि हुकूमत की और इंतजामिया की जिम्मेदारी भी बनती है कि जो एनेबलिंग टूल्स है क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, जब तक उस एनेबलिंग टूल्स को उनको प्रोवाइड नहीं करेंगे। सर, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन्हीं टूल्स के साथ जब कोई हाई प्रोफाइल केस होता है, पुलिस इतनी एक्टिव हो जाती है, मुलजिमान भी पकड़ लिए जाते हैं, और उसके बाद कुछ अरसे तक के लिए ये वारदातें हैं रुक भी जाती हैं। देखिए, ये सब वन ऑफ होता है, जाहिर है पुलिस को अपनी कारकर्दगी कहीं ना कहीं दिखानी है। मैं इसी पॉइंट पर आ रहा था जब आपने मेरी बात काटी कि कराची के 112 थाने में जो थानेदार होता है वो इलाके का बादशाह होता है। उसको ये पता होता है कि इसके थाने में कौन कौन से क्रिमिनल लोग कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं या कहाँ कहाँ वारदातें कर रहे हैं। और ये मुमकिन ही नहीं है कि जी पुलिस को जो है वो नहीं पता हो कि ये क्रिमिनल्स कहाँ से आ रहे हों। जब तक इस शहर में थानों का निज़ाम मजबूत नहीं होगा, उनकी जिम्मेदारी अपनी जो है वो इस बात पर नहीं लगाई जाएगी। हम स्पेशलाइज्ड यूनिट पर भरोसा करते हैं कि जी ये एंटी वायलेंट क्राइम के ज़मरे में आता है, और एंटी वायलेंट क्राइम के 200-250 लोग जो हैं वो पूरे शहर की क्राइम को मैनेज करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। ये जिम्मेदारी जो है वो थाने के ऊपर होनी चाहिए कि जिस थाने के हुदूद में ये क्राइम होते हैं उसका SHO जिम्मेदार होना चाहिए कि जी ये क्राइम क्यों और उसको पकड़ा क्यों नहीं गया।
सही। अभी बढ़ते स्ट्रीट क्राइम्स के बारे में क्या कहें, किस तरह से इन पे काबू पाया जा सकता है और इनकी वजह क्या है बढ़ने की? अभी कुछ अरसा पहले ही अथर साहब से जिनका केस हुआ था, एक अथर मतीन का केस हुआ था, उसके बाद स्ट्रीट क्राइम में थोड़ी सी कमी हमें देखने को मिली थी, लेकिन अब अगर हम रवा महीना देखें, जो पिछला महीना गुजरा है और इस महीना देखें, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम का रेशो बढ़ा है। स्ट्रीट क्राइम के रेशो के साथ साथ कत्ल की वारदात बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसको कैसे कंट्रोल करें? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं इससे भी इनकार नहीं करता कि ये वारदातें वक्त के साथ साथ बतदरीज बढ़ती जाती हैं। इस वक्त जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, जिसमें नौकरियां मौजूद नहीं है, जिसमें महंगाई बढ़ रही है, तो जाहिर है लोगों के पास और कोई जरिया नहीं रह जाता। मैं इस चीज़ को डिफेंड नहीं हो रहा है, लेकिन ये कुदरती अमर है कि जहाँ इस किस्म के हालात पैदा हों। फिर दूसरा ये कि पुलिस की जानिब से सर्दनरी का मुजाहरा जो है वो उनको और एनकरेज करती है कि जी हम पकड़े नहीं जाएंगे और हम ये वारदात करके अपनी जेबें भर लेंगे। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है और इस फिनोमेना को काबू करने के लिए जो है। अब सर लास्ट क्वेश्चन जल्दी से मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो हमारे मोटर बाइक्स के पीछे नंबर प्लेट्स नहीं लगी होती, हम ये भी देखते हैं कि इस चीज़ को भी मेक श्योर नहीं किया जाता कि नंबर प्लेट्स हर बाइक पे मौजूद हों, साइड मिरर्स मौजूद हों, लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये वजूहात भी हैं, ये वजह भी बाकी वजूहात में शामिल है कि नंबर प्लेट्स का ना होना बाइक्स के पीछे? देखिए, क्रिमिनल्स जो हैं वो जब ये काम करते हैं तो क्या अपनी निशानियां छोड़ के जाएंगे? वो उन्हें ये भी पता है कि कैमरास लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं जो है वो उनकी नंबर प्लेट रीड हो जाएगी, तो उनके लिए सबसे आसान काम ये है कि बगैर नंबर प्लेट के जो है वो वारदातें करें, ताकि कम से कम ये आइडेंटिफिकेशन जो है वो ना आए। या फिर चोरी की बाइक है जो इस्तेमाल होती है, अगर नंबर प्लेट मौजूद है और चोरी की बाइक में जो है वो जाहिर है जब नंबर प्लेट को आइडेंटिफाई किया जाता है तो ये पता लगता है कि ये मोटर बाइक फला जगह पे फला वक्त पे चोरी हुई थी और ये चोरी की मोटर बाइक जो है वो वारदात पे इस्तेमाल हुई है। तो देखिए, ये सारे निज़ाम को जो है वो ठीक करने की बात है, जिसमें ये पुलिस के निज़ाम को भी मजबूत करने की ज़रूरत है, उनको एनेबलिंग टूल्स देने की भी ज़रूरत है, पूरे शहर को डिजिटलाइज करने की ज़रूरत है। एक मेगा सिटी है, सोचना होगा, हम इसको सोचे बगैर सोचना होगा, सिस्टम को बेहतर बनाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे एक्स चीफ CPLC अहमद चुनाई साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बताया और बिल्कुल सही किया कामरान कि हमारे सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन मेरी नज़र में अगर आप ये कहें कि जो इकॉनमी क्राइसिस है बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ने की वजह से स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रहे हैं, ये आई थिंक इट्स अ लेम एक्सक्यूज़ कामरान। अगर कानून इतना सख्त होगा ना कि आपको पता है कि जी आप पकड़े जाएंगे कहीं से, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब कोई हाई प्रोफाइल केस होते हैं तो उसके बाद मुल्जिमान जो हैं वो पकड़े भी जाते हैं और उसके बाद वो तमाम जराइम रुक भी जाते हैं जी। इन्हीं तमाम रिसोर्सेज के साथ यही पुलिस एहलकार जब हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर मुल्जिमान को पकड़ सकते हैं, तो आम शहरी जो कि हाई प्रोफाइल नहीं है वो क्या करे? उसके लिए जो कानून जो है वो अपना रास्ता क्यों इख्तियार नहीं करता है? कामरान तरीका यही है ना कि पिस्ता गरीब है, लूटा भी गरीब को जो जाता है, लूटने वाला भी गरीब है, केसेस भी गरीब के नहीं बनते हैं। वो कहना अमीर तर है उसको सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, और जो गरीब है वो गरीब तर है उसको कोई बेनिफिट। और उसके बाद फिर जो इंस्टीट्यूशंस की जानिब से जो चीफ्स बैठे होते हैं उनकी जानिब से ये एक्सक्यूज दिया जाता है कि उनके पास जो वसाइल हैं उनकी बहुत कमी है, उनके पास टूल्स मौजूद नहीं है, उनके पास नफरी मौजूद नहीं है। लेकिन वही सेम नफरी जो है वो जब उनके अपने मकासद पूरे हो रहे होते हैं, जब उनको डंडा आता है तो वो तमाम काम करने के लिए तैयार होते हैं। 1.5 का मैंने जिक्र किया, ये बात मैं क्लियरली मेंशन करती हूँ कि उनका रिस्पांस इतना स्लो होता है, इतना स्लो होता है, किसी की इंतहा नहीं है। मैंने खुद चीज़ आजमाई भी, मैं किसी की सुनी सुनाई बात पे अमल नहीं कर रही हूँ। उनसे अच्छा जी कोई डकैत आ गए हैं, अच्छा जी कहाँ से बात कर रही हैं, अच्छा बीबी बताएं कौन सा मकान नंबर, अच्छा ये मकान नंबर, इलाका कौन सा है, अच्छा ये इलाका है, अच्छा जी 2 मिनट होल्ड करें। अच्छा जी, एक इंसान की जान पे बनी हुई है, उसकी कहते हैं कि हला खुश्क हुआ है, उससे बात नहीं हो रही, और आप मकान नंबर क्या 3 दफ़ा पूछ रहे हैं। चलें जी, हम आगे अगली खबर शेयर करते हैं कामरान अपने व्यूअर्स के साथ। इस पर जबकि पाकिस्तान की तकरीबन 15% आबादी बदतरीन सैलाबी सूरत हाल का शिकार है, अगर वहीं पर ही हम देखें और 3 करोड़ अफराद बेयारो मददगार हैं, खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। ऐसे में हमारी फौज है, हमारी पाक फौज की तरफ से जिस तरह का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है वो काबिल तारीफ है। बिल्कुल, जो पाक फौज के जवान हैं दिन रात कौम की खिदमत में इस वक्त मसरूफ हैं। इस वक्त ग्राउंड पर क्या हो रहा है और किस तरह सैलाब ज़दगान की मदद की जा रही है ये जानेंगे हमारे नुमाइंदगान इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं। पाक आर्मी ने जनूबी पंजाब का जिला है मुजफ्फरगढ़, वहां पर इमदादी कैंप कायम किया हुआ है और शहरियों की बड़ी तादाद सैलाब मुतासरीन के लिए अशिया ज़रूरिया अतिया करने पहुंची है। हमारे नुमाइंदे राव कामरान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राव कामरान, मंजर कशी कीजिएगा, इस वक्त वहां पर सूरत हाल क्या है?
जी बिल्कुल, हालिया बारिशों और बिफरे दरियाओं ने जहां पाकिस्तान भर में जो है सैलाबी सूरत हाल बनाई हुई है। पाकिस्तान भर में एक ज़्यादा जो है अमवात वाक़या हो चुकी हैं। इस वक्त मैं मुजफ्फरगढ़ में जो है इमदादी कैंप में मौजूद हूँ। ये कैंप जो है हमारे पाकिस्तानी हीरोज़ की जानिब से जो है लगाया गया है, पाक आर्मी की जानिब से लगाया गया है। जिस तरह हमारे ये पाकिस्तानी हीरो, पाक आर्मी के जवान इस्लाम मुतासरीन के लिए जिस तरह हर वक्त कोशिश हैं और जिस तरीके से कोशिशें की जा रही हैं, आप लोग भी अपना हिस्सा मिलाएं और इन लोगों का साथ दें, इस्लाम मुतासरीन का साथ दें। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। राव कामरान हमारे साथ मौजूद है, हमें अपडेट करते जिला दादू में सलाम मुतासरीन की किस तरह से पाक फौज मदद कर रही है वहाँ पे। और इसी के साथ ही एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और कामरान, आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे के दिन हमेशा हम कहते हैं कि बहुत ही साहतों का दिन है और आज का दिन यानी कि जुम्मे का दिन दिनों का सरदार कहलाया जाता है। इस दिन की खास अहमियत और उसकी खास बरक़ात हैं। जुम्मे के रोज़ आलिम दीन और इस्लामी स्कॉलर भी हमारे साथ मौजूद होते हैं, लेकिन आज इस हफ्ते हम मुनाफाखोरी पे बात करेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा है कि सैलाबी सूरत हाल है, इसमें यही देखा जा रहा है कि बिला वजह चीज़ों की कीमतें जो हैं उनमें इजाफा किया जा रहा है और बिला वजह चीज़ों की किल्लत पहले पैदा की जाती है, फिर उससे नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है। इसी वाले से बात करेंगे। पहले सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ था कामरान, और अब दूध की कीमतों में बेजा इजाफा हो गया। 10 रुपए बढ़ा दिया है, कहीं 180 पर लीटर चल रहा है, कहीं 190 पर लीटर चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी वाले से बात करेंगे। शाकिर गुज्जर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सदर हैं डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया शाकिर साहब आपके वक्त का। और मजहबी स्कॉलर जमील राठौर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। जमील साहब आपको भी शुक्रिया। सबसे पहले तो शाकिर साहब आपकी जानिब आऊंगा, आपसे पूछना चाह रहा था कि 10 रुपए फी लीटर दूध की कीमत में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है। हम देख रहे हैं कि एक जानिब सैलाबी सूरत हाल है, लोगों का जीना मुश्किल वैसे ही है, तो अब जब बेसिक नेसेसिटी है उसकी कीमत में इजाफा कर दिया जाएगा तो मजीद आप नहीं समझते कि लोगों पर बोझ पड़ेगा? इजाफा क्यों किया गया है? यकीनन जी ऐसा ही है। इस वक्त पाकिस्तान तारीख के कड़े वक्त से गुजर रहा है और इस वक्त कीमतों में इजाफा यकीनन गैर मुनासिब है। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त तक डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमतों में इजाफा नहीं किया और ये इजाफा जो किया गया है वो रिटेलर्स की जानिब से किया गया। और दूध की जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है इस वक्त तकरीबन 200 रुपए से ऊपर है और दूध की कम होती पैदावार। मैं आपको बता दूं, ना हमें यहाँ चारा मिल रहा है, ना हमारे मवेशी आ पा रहे हैं पंजाब से और सिंधर से, और हम भी इस वक्त तारीख के कड़े वक्त। शाकिर साहब, यहाँ पे मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि अगर रिटेलर की जानिब से कीमत बढ़ाई जा रही है तो एज ए सदर ऑफ डेयरी एसोसिएशन क्या आप सवाल नहीं उठा सकते उनसे कि जब आपकी तरफ से कीमतों में इजाफा नहीं हुआ तो रिटेलर्स खुद से कीमतों में इजाफा कैसे कर सकते हैं? असल में जी, जब कोई आपको किसी चीज की कीमत खुद बढ़ा कर देगा पैदावार की कमी की बुनियाद पे, तो फार्मर पे किसी की भी इतनी गिरफ्त नहीं होती कि वो उसे मना कर सके। हमने 12 कोशिश की है और यकीनन मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए ये हकाइक है कि दूध की कीमतों में मजीद इजाफा होगा और दूध की कीमतें 200 रुपए लीटर से ऊपर चली जाएंगी जब हम मशवरत से ऐलान करेंगे इस कड़े वक्त से निकलने के बाद। तो इस हकाइक को आप समझे कि ये दूध की कीमतें हम चाहते हैं कम हो जाएं और उसके लिए हम 12 वफाकी गवर्नमेंट से अपील करते हैं। सर, ये दूध की कीमतें वैसे कम हो गई थी जब कोरोना के दिन चल रहे थे, तो 80 रुपए लीटर भी दूध बिकता रहा है। यकीनन है, 80 नहीं जी, दूध 20 रुपए लीटर भी फरोख्त हुआ उस वक्त में और ये डिमांड एंड सप्लाई का कहीं नहीं मिला। शाकिर साहब, अब लिम्पी स्किन की जब डिजीज आई थी उस वक्त भी चीजें ऐसी हुई थी, गोश्त की कीमतों में भी कमी हो गई थी, दूध की कीमतों में भी कमी हो गई थी। आप मेरी बात मुकम्मल होने दें। आप तो तब प्रोडक्शन कॉस्ट जो है सर वो कैसे नीचे आ जाती है? सवाल यहाँ पे ये उठता है ना। बता रहा हूँ ना जी, आप मेरी बात मुकम्मल होने दें। अगर आपने जी शाकिर साहब बोलिए। देखा जी, उस वक्त दूध नालों में बहाया गया था, सड़कों पे भी गिराया गया था क्योंकि दूध फरोख्त नहीं हो रहा था। ये भी अब डिमांड एंड सप्लाई का मामला है, अब भी आप समझ में, क्योंकि शहर में दूध नहीं है, दिन भर दूध की दुकानों पे दूध नहीं होता, दूध की दुकानें सिर्फ रात में खुल रही है शहर भर की,
तो ये हकाइक आप समझे। उस वक्त भी डिमांड एंड सप्लाई का मामला था, अब भी डिमांड एंड सप्लाई का मामला है, और ये मामला वफाकी गवर्नमेंट के हाथ में है। वफाकी गवर्नमेंट अगर जो बाय प्रोडक्ट्स हैं अजनास की उसे एक्सपोर्ट को बंद कर दे तो यकीनन दूध की कीमतें कम आ सकती हैं। हमारे महकमे मवेशी को जेनेटिकली इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो दूध की पैदावार बढ़ती, गोश्त की पैदावार बढ़ती, ना कि कीमतें बढ़ती। तो इसके जिम्मेदार हमारे इदारे हैं और यकीनन हुकूमत वक्त को इसका नोटिस लेना होगा। अगर अभी नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च जो हमारी वफाकी मिनिस्ट्री है अगर उसने ना सोचा, उसके प्लानिंग कमीशन ने ना सोचा, तो आपके पीने के लिए शहर भर में दूध नहीं है। तो इसके लिए नोटिस लेना होगा मुताल्लिका इदारों को ताकि दूध की पैदावार बढ़ सके, गोश्त की पैदावार बढ़ सके और अवाम को सस्ता गोश्त और दूध मैसर आ सके। तो हम दूध की कीमतों में हमने अभी तक इजाफा नहीं किया, जब हम इजाफा करेंगे तो यकीनन दूध 200 रुपए लीटर से ऊपर होगा। सही। अभी हम चलते हैं, हमारे इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, जमील राठौड़ साहब की जाने बढ़ूंगी। जमील साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये बताइएगा जमील साहब कि जैसे शाकिर साहब ने खुद कहा कि इनकी जानिब से दूध की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन रिटेलर्स खुद जो है वो मुनाफे, ज़्यादा मुनाफे के लिए उन्होंने दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया है। और इस तरह से बेतहाशा अशिया हैं जिनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। हम सब्जी की बात कर लें, गोश्त की बात कर लें, तो जिसका जितना दिल चाह रहा है अपनी मर्जी से मुनाफा रख के बेच रहा है। तो मुझे इस पॉइंट ऑफ व्यू से बताइएगा कि इस्लाम क्या कहता है इस बारे में, ये कहाँ तक सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सबसे पहले तो हमने आपको जुमातुल मुबारक की मुबारकबाद देनी, आलम इस्लाम को जुमा मुबारक हो। आपको मुबारक। देखिए मैं आपसे अर्ज करूँ कि इस्लाम बड़ा एक नेचुरल रिलीजन है, दीन मतीन है और दीन फितरत है जो हर चीज़ के मुतालिक रहनुमाई देता है। लिहाजा इस मसले पर इस्लाम ने इसे एहतिराक या ज़ख़ीरा अंदोज़ी में शामिल किया है। लेकिन चूंकि दूध का मामला ऐसा कि दूध ज़ख़ीरा नहीं हो सकता, दूध तो भैंस ने देना ही देना है। लिहाजा बाज़ औक़ात हमने ये देखा है कि जो रिटेलर हो या होल सेलर हो या बाड़े वाले हो, बाज़ औक़ात दूध बढ़ाने के लिए वो दूध को होल्ड कर लेते हैं और दूध फेंकना पड़े फेंक देते हैं, लेकिन आवाम को उसका फ़ायदा देते हुए नज़र नहीं आते। और ये बड़ा अजब मामला है कि दूध इंसानी ज़रूरत है, लेकिन इसके मुताबिक मैं सिर्फ फ़कत इन डेयरी फार्म्स को या होल सेलर्स को या रिटेलर्स को मुरीद इल्ज़ाम नहीं दूंगा, बल्कि हुकूमत को दूंगा। ये हुकूमत का मुक़न्निना का काम है, ये हुकूमत का काम है, गवर्नमेंट का काम है कि वह चीज़ों को कंट्रोल में रखें। हमारे यहाँ बड़ा अजब मामला है कि साहब वो डॉलर महंगा हो गया तो हमने दूध महंगा करना है। भाई दूध का डॉलर से क्या ताल्लुक? आपका सारा चारा लोकल है, आपकी गाय लोकल है, आपकी हर चीज़ लोकल है, आपका डॉलर से क्या ताल्लुक? आप क्या अमेरिका और कनाडा के अंदर घूमने के लिए जा रहे हैं, आपको डॉलर की ज़रूरत है, लेकिन मामला ये है कि पेट्रोल बढ़े हम सब चीज़ बढ़ा देते हैं, अगर डॉलर बढ़े तो हम हर चीज़ बढ़ा देते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ख़ीरा अंदोज़ मलऊन है, और आपने फरमाया कि तिजारत खुशबख्त है, ताजिर और ज़ख़ीरा अंदोज़ करने वाला वो मलऊन है। तो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी ही में शामिल होगा कि आप एक चीज़ की डिमांड और सप्लाई उन दोनों के अंदर रखना डाल दें। नतीजा ये निकलता है कि अवामुन्नास जो है बेयारो मददगार हो जाते हैं और हुजूर। अच्छा जमील साहब, अब यहाँ पे मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि किस हद तक जो प्रॉफिट है वो रखा जा सकता है? इस्लाम इस हवाले से कुछ लिमिट क्या रखता है, या फिर एक आम जो एक रिटेलर है या होल सेलर है वो अपनी मर्जी से कुछ भी तयन कर सकता है क्योंकि उसकी वो चीज़ है? देखिए सबसे बुनियादी बात तो ये है कि इस्लाम ने ये कहा है कि आप जायज़ मुनाफा लें। इस्लाम जो है मुनाफा खोरी से मना नहीं करता, नाजायज़ मुनाफा खोरी से मना करता है। तो मैं समझता हूँ कि 1 लीटर दूध के ऊपर अगर हम आज के दौर में कहें तो 1 लीटर पे 5 रुपए ये रख लें, 5 रुपए वो रख लें। तो जमील साहब बहुत खता कलामी की माजरत चाहूंगी, लेकिन जरा सा ये भी अर्ज कर दीजिएगा कि ये जायज़ मुनाफा ये कौन डिसाइड करेगा, ये कैसे तय किया जाएगा? देखिए सबसे पहली बात तो ये कि आपका कानून तय करेगा। सही। दूसरी बात ये कि आपका अखलाक जो इस्लामी अखलाक है वो तय करेगा। इसलिए कि इंसान जो है दौलत जमा करता है, लेकिन क्या पता चला कि कल वो मुफलिस होकर उठाया जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है कल क़यामत में
वो मुफलिस बनाकर उठाया जाएगा और वो बीमारियों में इसी दुनिया में मुब्तला कर दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि हमारा अपना भी ज़मीर है, इसके साथ साथ अगर ज़मीर बाज़ वक़्त जाग जाए या सो जाए तो उनको उठाना सोए हुए को हुकूमत का काम है, और सोया और अगर जाग गया है तो उसको सुलाना हुकूमत का काम है। लेकिन दूध का अजब मामला है बरदा, यहाँ पर मामला ये है कि दूध के अंदर तो मिलावट ही मिलावट है। जो अपना आपके जो होलसेलर है वो साहब जब दूध भेज रहे हैं तो उसके अंदर बर्फ डाल दिया, उसमें दूध डाल दिया, उसमें पानी डाल दिया, यहाँ पर यहाँ पानी दूध है भी नहीं है, वो भी एक अलग से सवाल है। हाँ जमील साहब, यहाँ पे बस थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, मैं शाकिर साहब की तरफ जाना चाहूंगी इस हवाले से। शाकिर साहब जी बताइएगा, जैसे आपने अभी हम सब जानते हैं ये बात कि दूध में मिलावट होती है लाजमी, और कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि पानी में दूध मिलावा होता है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? कीमतों में तो इजाफा हो जाता है लेकिन मिलावट की टेक केयर क्यों नहीं की जाती शाकिर साहब? सलमा जी बड़ा अच्छा सवाल है, पर दूध की कीमतों के मामले में अडल्ट्रेशन का सवाल करना यकीनन गैर मुनासिब है। देखिए दूध में अडल्ट्रेशन होती है और मुल्क भर में इस वक्त खालिस दूध सिर्फ कराची और हैदराबाद में मैसर है, क्योंकि कराची और हैदराबाद का जो फार्मर है वो मजबूत फार्मर है और अच्छी कीमत वसूल करता है शहर से। इस वजह से कराची में इस वक्त मवेशी की पॉपुलेशन 8 लाख है और 8 लाख मवेशी जो है उनका दूध शहर भर में सप्लाई किया जाता है। और यकीनन जो आपने बात की कि मिलावट होती है, दूध में मिलावट करने वाले इस सेहतमंद माशरे के दुश्मन हैं, तो उनके फूड अथॉरिटीज को बिला इम्तियाज कार्रवाइयां करनी चाहिए, कानून साजी होनी चाहिए, मजीद उसके अंदर जो है सख्ती की जानी चाहिए। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि फूड अथॉरिटी जो है वो देखती है, वो उनका काम नहीं। अच्छा शाकिर साहब, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था, प्रोडक्शन कॉस्ट की आप बात कर रहे थे, अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आप डिफाइन कैसे करते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट को? दूसरा, अगर पंजाब की बात की जाए, पंजाब में दूध सस्ता कैसे है? वही जो चारा है, वही चीजें जो हैं, भैंसें हैं वो जो खाती हैं और दूध देती हैं, वो वहां पे कैसे सस्ता वहां के फार्मर्स दे रहे हैं और यहाँ पे क्यों महंगा दे रहे हैं? असल में जी दूध की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम डिफाइन करते हैं उसमें 3 चीजें हैं। एक उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट है, दूसरा हमारी जो मैनेजमेंट कॉस्ट है, तीसरी उसकी जो इनपुट कॉस्ट है कंसंट्रेट जिसको हम कहते हैं चारा वगैरह, उसके बाद भी उसकी 8 लीटर जो प्रोडक्शन है उसको हम डिवाइड करते हैं तमाम अखराजात को, तो फी लीटर कॉस्ट सामने आ जाती है। और दूसरा, पंजाब में जो सवाल आपने किया दूध सस्ता क्यों है, देखो पंजाब एक ज़रई सूबा है और कराची एक कंक्रीट का जंगल है, और इस कंक्रीट में हर परचेज करते शोर से अब नहीं शाकिर साहब, आपकी आवाज हम तक सही तरह पहुंच नहीं पा रही है, आपकी जाने वापस भी आऊंगा। मैं चाहूंगा कि जमील साहब से मैं कुछ और सवाल भी कर लूं। जमील साहब, अब हम यहाँ पे मुनाफाखोरी की बात भी कर रहे हैं, मिलावट की बात भी हो गई, इस्लाम इस हवाले से वईद क्या सुनाई गई है जो नाजायज मुनाफाखोरी करते हैं और जो मिलावट करते हैं किसी भी चीज में, चाहे वो दूध हो, चाहे वो कम तोलना हो या फिर दीगर अशिया हो, इस हवाले से वईद क्या सुनाई गई है? देखिए मैं आपसे बताऊं, तोलने के मुतालिक तो सूरह मुतफ़िफ़ीन आप पढ़ लें, वैलुल लिल मुतफ़्फ़िलीन, कुरान ने वैल कहकर मुखातिब किया, हलाकत हो उन लोगों के लिए जो नाप और तोल में कमी करते हैं। और मिलावट के मुतालिक मैं समझता हूँ एक मुसलमान के लिए इससे ज़्यादा बाईद कोई नहीं हो सकती कि सरकार ने फरमा मन गश्श फलीस मिन्ना, जिसने मिलावट की उसका ताल्लुक़ हमसे नहीं। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को जुदा कर दिया। अब आप एक मार्केट के अंदर गए और आपने देखा खजूर रखे हैं और कुछ खजूरों के अंदर पानी भी मिला हुआ, ज़ाहिर बारिश हुई होगी, तो आपने फरमाया कि इन खजूरों को जो पानी मिला इनको अलहदा करो, खुश्क को अलहदा करो, इसलिए कि पानी का भी एक वज़न है, वो वज़न के साथ तोलोगे तो तुम्हारे हलाल काम में हराम कमाई शामिल हो जाएगी। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये जो पैसा कमाने का कंपटीशन है, इसने हमें हलाल और हराम से बेनियाज कर दिया है। हर शख्स चाहता है मिलियनर बिलियनर बन जाए, बिलियनर ट्रिलियनर बन जाए। यकीन जानिए कि इंसान का पेट किसी चीज़ से नहीं भरता, या तो कनात से भरता है या कब्र की मिट्टी से भरता है। आपके अतराफ व अकनाफ में ऐसे पॉलिटिशियंस भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो कि करप्शन के
अंबार लगा रहे हैं, नए नए रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। आपकी क्रिकेट टीम फकत रिकॉर्ड नहीं लगाती, हमारे सियासतदान भी लगा रहे हैं, लेकिन उनका पेट नहीं भरता, जमील तो कब्र की मिट्टी से भरेगा। जमील साहब, यहाँ पे मैं एक सवाल करना चाहूँगी, जैसे कि सपोज अगर हम दूध की बात कर रहे हैं तो अगर 1 मन दूध आता है उसमें 2 से 3 किलो बर्फ़ डाल दी जाती है और कहा जाता है कि जी हम मिलावट नहीं कर रहे हैं, हम दूध को सेव कर रहे हैं टेम्परेचर ठंडा करके उसका। या फिर अगर हम सब्जियों की बात करें तो उसे मुस्तकिल पानी की छिड़काव किया जा रहा होता है सब्जियों को फ्रेश रखने के लिए, लेकिन जैसे आपने कहा कि उसका भी वजन आ जाता है, तो क्या ये सही है? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि दूध ठंडा करने के लिए, उसे बचाने के लिए बर्फ डाल दी, लेकिन पिछले ज़मानों में हमने ये देखा था बड़ा सा कढ़ाई होती थी, उसके नीचे आग जल रही होती, तो दूध को आहिस्ता आहिस्ता हीट दी जाती थी ताकि दूध में पानी भी ना डाला जाए और जो बर्फ डाली गई है उसका पानी किसी तरीके से गुबार बन के उड़ जाए और दूध खालिश रह जाए। लिहाजा हर तरीका मौजूद है हराम से बचने के लिए, लेकिन जब हमारा मतमय नज़र ही यही हो गया पैसा कमाना, तो हराम और हलाल की तमीज़ नहीं रही। इसी तरह सब्जियां भी, देखिए सब्जियों का मामला है कि सब्जियों का साइज बड़ा है, लिहाजा अगर उसे पानी डालकर फ्रेश रखा गया है तो जब आप तोलें तो उसके अंदर छिटांक 2 छिटांक उसको ज़्यादा तोल कर दे दे, नतीजा ये निकलेगा कि आपको खालिस मुनाफा अल्लाह वो अता फरमा देगा। और यकीन जानिए कि अगर आज हम अगर ये मिलावट करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, कल क़यामत में सवालों जवाब दिया, जितना बड़ा डेयरी फार्मर है, जितना बड़ा मिलियन है, बिलियन है, उतना ही बड़ा पर्चा उसे थमा दिया जाए। बस आगे तौफीक की दुआई कर सकते हैं और उन तक जो लोग ये हरकतें करते हैं उन तक ये बात पहुंच जाए, यही हमारी कोशिश है। शाकिर साहब, अब हम बात कर रहे थे, आपकी आवाज कट गई थी, जो पंजाब है, व्हाई इज दैट कि पंजाब के अंदर दूध की कीमतें कम हैं जबकि चीज़ें जो भैंसें हैं वो भी वही हैं, चारा भी वही खाती हैं, क्या वजह है कि कराची के अंदर जो है दूध की कीमतें जो हैं वो ज़्यादा हैं? असल में जी कराची एक कंक्रीट का जंगल है और पंजाब एक ज़रई इलाका, और यकीनन वहाँ का किसान को ना लेबर चाहिए, चारा उसकी अपनी ज़मीनों का है, अजनास वो साल के स्टॉक करता है, तो यकीनन उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है। माल मवेशी भी उसके घर के ही होते हैं जो कि उन्हें वो बार बार रिसाइकिल करता है, जबकि यहाँ की प्रैक्टिस बिल्कुल अलग है। यहाँ हर चीज़ हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है, तमाम चीज़ें पंजाब से आती हैं और यकीनन उसकी कास्ट आती है और वो कास्ट आपको अदा करनी पड़ती है सारी को, और उसमें बहुत बड़ा हिस्सा किराए का भी होता है। जी सी आई टोल्ड यू ना कि अगर ट्रैवलिंग कॉस्ट भी लगती है कि चाहे चारा आता है या दूसरी चीज़ें आती हैं या फिर अगर दूध वहाँ से यहाँ आता है तो उसकी ट्रैवलिंग कॉस्ट भी जो है वो मैटर करती है। सही, अच्छा, लेकिन चलें आप ठीक है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि अगर ट्रैवलिंग कॉस्ट मैटर करती है तो वो तो पेट्रोल से रिलेटेड हो गए ना, लेकिन जब डॉलर की कीमतों में इजाफा होता है तो फिर दूध की कीमतों में क्यों इजाफा होता है शाकिर साहब? नहीं, ऐसा नहीं है जी। दूध की कीमतों में इजाफे के लिए उस वक्त हम कमिश्नर कराची को या मुतल्लिका डीसीज को खत लिखते हैं जब दूध की फी लीटर पैदावारी लागत में इजाफा होता है, जब अजनास की कीमतें बढ़ती हैं, इनपुट की कीमतें बढ़ती है। मैं एक बात आपको और भी बता दूं जी, देखें क़याम पाकिस्तान से अब तक हम बेतहाशा मवेशियों की नस्ल कुशी कर रहे हैं और डे ओल्ड बच्चों को स्लॉटर करा दिया जाता है। मादा मवेशी जिन्हें स्लॉटर नहीं होना चाहिए वो मुसलसल स्लॉटर हो रहे हैं, तो उसके लिए हमें काजी की जरूरत है। हमें अपने मवेशियों को जेनेटिकली इंप्रूव करने की जरूरत है ताकि हम उनकी दूध देने की सलाहियतों को बढ़ा सकें। तो बतौर सदर आप इस हवाले से इकदाम उठा रहे हैं? यकीनन जी, हम कोशिश कर रहे हैं। मैं तमाम मुताल्लिका इदारों को जो अथॉरिटीज़ हैं उन्हें मैं लिख रहा हूँ मुसलसल कि जी मवेशियों की नस्ल कुशी को रोका जाए, छोटे डे ओल्ड बच्चों की स्लॉटरिंग को रोका जाए। और ये कौन कर रहा है? अब यहाँ पे गुजर साहब सवाल ये उठता है कि ये लोग तो डेयरी फार्मर्स हैं, वही ये काम कर रहे हैं ना? यकीनन ऐसा ही है, बिल्कुल यकीनन ऐसा ही। तो इस चीज को मेक श्योर तो आप लोग खुद नहीं करेंगे कि आपकी जो एसोसिएशन है वो जो फार्मर्स है उनको इस बारे में एजुकेट करे और मेक श्योर करे कि अगर आपने आगे यही काम जारी रखना है तो कम से कम इस प्रैक्टिस को रोकें? हाँ, कि आप कुछ रूल्स और कुछ प्रिंसिपल, कुछ लॉज आप लोगों की जानिब से कुछ ऐसे बनाए जाएं जिससे एग्जैक्टली जिससे आप आगे भी होने वाली इन चीजों को रोक सकें। असल में कि हम रोक नहीं सकते, मैं आपको बता दूं क्यों। वो यूं के दूध की कीमतों पे कैप है। जब प्राइस कैपिंग की बुनियाद पे 8 लीटर दूध की कीमत आपको पूरी नहीं मिलेगी तो आपको पता है मवेशी का एक बच्चा, एक कट्टा या कट्टी हम 3 लीटर दूध पीता है रोजाना और एवरेज प्रोडक्शन आपकी 5 लीटर है।
5 लीटर प्रोडक्शन से ना तो मवेशी का पूरा होता ना फार्मर का पूरा होता, तो फार्मर उसे बेच देता है। फार्मर ये नहीं चाहता कि उसे स्लॉटर किया जाए, गवर्नमेंट हुकूमत वक्त हमसे खरीदे उसे पाले। हम इसीलिए कह रहे हैं कि हुकूमत वक्त उनकी स्लॉटरिंग को रोके, कानून साजी करे, दूध की कीमतों को प्राइस कैपिंग से आजाद कर दे, दूध की कीमतों को डिमांड एंड सप्लाई पे कर दे ताकि इन्वेस्टमेंट आए और दूध की कीमतें कम हो सकें। मैं आपको ये भी बता दूं कि दूध की कीमतों का इख्तियार हमारे हाथ में नहीं है। दूध की कीमतों का इख्तियार वफाकी मिनिस्ट्री के हाथ में है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के हाथ में है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के हाथ में है, जिनके कमरों में, ठंडे कमरों में बैठे हुए बाबू किताबी बातें मुसल्लत करके इस सेक्टर का नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, गुज्जर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अच्छा जमील साहब, अब लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा। इस वक्त हम देखते हैं कि मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है। इस मौके पे भी बहुत से लोग हैं जो कि अशिया की कीमतें जो हैं, खासतौर पर जो वहाँ पर जाने वाले लोग होते हैं, उनको जो पहुँचानी है चीज़ें, उनमें इजाफा कर देते हैं क्योंकि बल्क में चीज़ें एकदम से फ़रोख्त हो रही हैं, चाहे टेंट की बात की जाए, चाहे दीगर खाने की अशिया की बात की जाए। तो इस हवाले से इस्लाम की रूह से आप उन तमाम लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो ऐसा कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं शाकिर साहब को सेकंड करूंगा इस बात पर कि ये जो बाबू है ना, लाकर हम पर मुसल्लत कर दिए गए हैं, ये एयर कंडीशंस में बैठे हुए, इन्होंने काम कुछ नहीं करना, हम पे रूल करना है। और जब से सैलाब आया है, हम सैलाब के भाइयों के लिए वो क्या मदद कर रहे हैं? सारा के सारा कराची हाइट जो है उनके लिए जमा कर रहा है, अपने भाइयों को पहुंचा रहा है, और ये बाबू फकत जो है फोटो स्टेशन कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ इनको हटाया जाए। इनका काम ही नहीं है कि इलाकों में गश्त करे। पहले डीसी होता था, इलाके में घूमता था, फिरता था। अब मैं ईस्ट में रहता हूँ, हमारे डीसी रोज चेंज होते हैं, नए डीसी आए तो वो इलाकों में जाना ही पसंद नहीं करते। आप यकीन कीजिए, सड़कों के ऊपर ठेले लगे, पथारे लगे, ना इंसान पैदल चल सकता है। बाजार जो है वो मेन शाहराहों पे लग रहे हैं। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले तो इनको लगाम डालने की जरूरत है, और सैलाब के ज़्यादा भाइयों की मदद करना। इस्लाम तो सेक्रीफाइस का मजहब है, इस्लाम तो इसार का मजहब है, इस्लाम तो कुर्बानी का मजहब है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अपने भाई को लिबास पहनाओगे, कल अल्लाह तुम्हें जन्नत के लिबास पहनाएगा। खाना खिलाओगे, अल्लाह तुम्हें जन्नत के फल खिलाएगा। पानी पिलाओगे, अल्लाह तुम्हें जन्नत के मशरूबात पिलाएगा। तो यकीनी तौर पर हमारा ईमान बिल आखिरत के मरना है, सबको यकीन है मरने के बाद एक और जिंदगी है। इस पर अगर हमारा यकीन अपने सब कॉन्शियस से कॉन्शियस में आ जाए, आप यकीन कीजिए कि दुनिया अच्छी हो जाएगी, सवर जाएगी। और मैं ये समझता हूँ कि हम फिर ना महंगाई करेंगे, ना महंगाई का रोना रोएंगे। और गुज्जर साहब से दरख्वास्त है कि बराह करम दूध की कीमतें कम कर दीजिए। आप इंजेक्शन लगाकर वैसे ही जो 10 लीटर दूध देती है उसको 20 लीटर कर देते हैं भैंसों को। उनकी एवरेज लाइफ कम हो जाती है, दूध की क्वालिटी खत्म, सब कुछ करते हैं, सब कुछ हो रहा है शहर के अंदर, कोई रोकने वाला नहीं। कम से कम ये सदर है डेयरी फार्म के, तो ये अपने तौर पर इनको भी जवाब देना है कि तुम्हें सदर बनाया था, तुमने क्या किया फलाए अम्मा के लिए, फकत पैसे कमाए। मुझसे भी सवाल होगा कि तुमने क्या किया। तो हम सबसे सवाल होना, अगर ये सवाल और जवाबदेही का तसव्वुर आ जाए तो इंशाल्लाह जिंदगी बड़ी अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जमील लाठौर साहब आपके वक्त का। शाकिर गुज्जर साहब आपने वक्त दिया, आपका भी शुक्रिया। अब सवाल ये होता है वर्दा कि हम दूध की कीमतों में इजाफे की बात तो करते हैं, लेकिन दूध मिल भी रहा है या फिर नहीं मिल रहा है? जो मिल रहा है उसको दूध भी कहा जा सकता है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। पानी तो एक अलग से बात है, आजकल तो सर्फ के साथ जो चीजें केमिकल्स आ गए, केमिकल्स के थ्रू बनाया जा रहा है। वाकई बहुत इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट उठाया है कामरान। ये तो अपने आप में एक सवाल है कि वाकई जिस तरह से केमिकल्स के थ्रू दूध बनाया जा रहा है, वाकई दूध खिलाने के लायक भी है? वो तो 180 रुपए, 200 रुपए, 210 रुपए दे के भी अगर आपको जो चीज मिल रही है और वो हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों के मुताबिक नहीं है, तो देन आप लेकिन कामरान बात यहाँ पे ये आ जाती है कि तमाम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हमारे इदारों की है। अगर इदारे सही काम करेंगे तमाम चीज़ें सही हो जाएंगी। खैर, इसी के साथ एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। ब्रेक का कहा जा रहा है, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड, हमारे साथ रहिएगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। दुनिया बोल है में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, कुछ अब ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से बात कर लेते हैं, जिसके हवाले से एक अहम खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 10 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों के ज़िमनी इंतखाब मुलतवी कर दिए गए हैं। और इस हवाले से क्या जवाब पेश किया गया है? और जवाब ये पेश किया गया है कि इन हलकों में दहशतगर्दी, सैलाब और सिक्योरिटी फोर्सेस की अदम दस्तयाबी के मसाइल थे। लेकिन ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी करने के जो 3 जवाब बताए गए हैं उसमें कितनी हकीकत है कामरान? इसी हवाले से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद के डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर मौजूद हैं। अली शेर, बताइएगा मामला क्या है? जो 3 वजूहात पेश की गई हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, क्या वाकई ये 3 वजूहात हैं?
जी बिल्कुल, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का प्रेस रिलीज़ है और ये उसका मेन पूरा उसकी तफसील है। और इसको ज़्यादा वो टाइम बचाने के लिए इसमें लिखा हुआ है 3 चीज़ें। नंबर 1 सैलाब, नंबर 2 सिक्योरिटी एहलकारों का मौजूद ना होना यानी दस्तियाब ना होना, और नंबर 3 दहशतगर्दी। अब आ जाते हैं उन हलकों की तरफ। वो ये लिस्ट है, ये जो हमारी स्क्रीन पे भी चल रही है, मैं भी दिखा रहा हूँ। ये स्क्रीन लिस्ट जो है, इसमें पाकिस्तान के लोगों के सामने ये केस रखना चाहता हूँ। पाकिस्तान के लोग बता दें, इन हलकों से लोग बता दें, बोल न्यूज़ को बता दें, बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कैमरे लेके चले जाएं। मुल्तान का हलका, जहां कोई सैलाब, कोई मसला, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बारिश नहीं है। शेखुपुरा, बावल नगर, मर्दान, चारसदा, पेशावर, करम, फैसलाबाद, ननकाना, मलीर, कोरंगी, कराची, खानेवाल, इन किसी भी हलकों में उस लिहाज से जो है वो सैलाबी सूरत हाल नहीं है। मासवाए, चारसदा में कुछ पानी दाखिल हुआ था। कल मैंने अपने पेशावर के ब्यूरो चीफ से भी एहतियातन चेक कर लिया। उन्होंने कहा कि इसके कुछ इलाके में पानी दाखिल हुआ था, लेकिन वो भी निकल गया था। और चारसदा में एक हैंड ग्रेनेड हमला हुआ था। इसके अलावा ये मेरे पास पूरी एक रिपोर्ट है कि KPK में पिछले 2 महीनों में कब कब जो है वो हुई है दहशतगर्दी के वाकयात। तकरीबन 2 महीनों के दरमियान जो है वो 5 वाकयात हुए हैं। लक्की मरवत में, DI खान में, बन्नू में, यानी इस हलके से वो काफी दूर इलाके हैं जहां पे ये वाकयात हुए हैं। मासवाई एक हैंड ग्रेनेड हमले के, यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि 12.5 हलकों में ना सैलाबी सूरत हाल और ना तकरीबन दहशतगर्दी। और सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से जो बात की जा रही है कि उनकी अदम दस्तयाबी है, देखें सिक्योरिटी फोर्सेस की अदम दस्तियाबी, पाकिस्तान की फौज जो है वो कितने लाख है। और ये तो बड़ा फिगर क्लियर सा है कि जो तक अंदाजा लगा लेते हैं, अगरचे उस तरह से फिगर मौजूद नहीं है। 5.5 लाख तो है ना हमारी फौज। कितने लोग काम कर रहे होंगे सैलाबी इलाकों में? मेन लोग सिविल इंतजामिया काम कर रही है, NGOs काम कर रही हैं, लोग अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। फौज की तादाद ज्यादा से ज्यादा भी होगी तो 1 लाख होगी, बाकी पूरी की पूरी फौज मौजूद है। सरहदों के ऊपर अमनो मान की कोई यानी इस तरह भारत से टेंशन नहीं है सवाए LOC के। बाकी हर जगह पे पाकिस्तान रेंजर्स हैं और सारी की सारी जो रेंजर्स हैं वो भी कोई ऐसा मसला नहीं है, वो भी मौजूद है, आर्मी भी मौजूद है। लेकिन इशू क्या है? इशू ये है, मैदार अखलाकन अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुस्लिम लीग नून के सेनेटर ने 3-4 रोज कबल हमारे बोल न्यूज के नुमाइंदे ने, जब बोल को जो है वो बंद किया गया था कंप्लीटली, अभी भी जुज़वी बहुत सी जगहों पे नहीं आ रहा, तो उस दिन जाहिद फारूक मलिक ने पार्लियामेंट हाउस में मुस्लिम लीग नून के एक सेनेटर जो हैं उन्होंने उनसे बात की और उनसे पूछा कि 9 हलकों का रिजल्ट क्या आ रहा है। उन्होंने कहा सच्ची बात है कि हमारे पास जो रिपोर्टें आ रही हैं वो 9 की 9 जो है वो खान जीत रहा है। उन्होंने कहा फिर क्या करेंगे? उन्होंने कहा अब लगता है कि इलेक्शन मुलतवी करने के अलावा और कोई चारा बचा नहीं, लेकिन और इलेक्शन मुलतवी ही होगा। ये तो सबको पता था, पहले की बात कर रहा हूं। शेर अली साहब, इस बात सबको पता थी कि ये खान साहब भी ये तमाम सीटें जीतेंगे, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि ये वजह भी है जिसकी वजह से इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी क्या? खान साहब क्या करेंगे? फर्दर जुर्म उन पे आयद हो चुका है, आगे फिर केस चलेगा। उसके अलावा फिर जो ये लोग जलसे कर रहे थे ये भी एक तरीके से इलेक्शन कैंपेन ही थी। तो अब आपको कुछ पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाहे अमल क्या होगा? कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रैटेजी आगे उन्होंने कुछ डिसाइड किया है? एक तो कल शाहमूद कुरैशी साहब ने डॉक्टर बाबर अवान को फ़ोन किया था और उन्होंने कहा था कि ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है हम इसको चैलेंज करने जा रहे हैं और हमें इसे चैलेंज करना चाहिए। ये अब, और बाबर अवान साहब ने भी इस बात की तस्दीक की थी कल ही। तो बाबर अवान साहब अब किस वक्त पिटीशन तैयार करते हैं? क्या वो इन तमाम हल्कों की करते हैं या मुल्तान के हल्के की करते हैं? क्योंकि 11, 25 और 2 इनको इलेक्शन होना था। 2 को होना था मोहम्मद मियां सोमरो वाली सीट पे जो कि जैकबाबाद में है, जहां पे सैलाब ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई है। उसके भी फिगर मेरे पास मौजूद है कि कितनी बड़ी तादाद में वहां पे लोग जो है वो लोग मरे, जानवर मरे, फसलों का नुकसान हुआ। लेकिन एक और इसका दिलचस्प पहलू भी है, वो ये कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इन 2 हुकूमतों ने ये नहीं कहा था इलेक्शन कमीशन को कि जो ज़िमनी इंतखाबात हैं मुलतवी किए जाएं। कल जब हमने इलेक्शन कमीशन से चेक किया, इलेक्शन कमीशन ने ऑन रिकॉर्ड तो ये नहीं कहा, लेकिन कहा हमें KPK गवर्नमेंट ने कहा था कि आप इसको मुलतवी कर दें। ये भी कहा कि सिंध गवर्नमेंट ने कहा था कि मुलतवी कर दें, लेकिन ये माना कि पंजाब गवर्नमेंट ने कहा था कि हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। लेकिन जब हमने बैरिस्टर सैफ जो कि KPK गवर्नमेंट के तर्जमान भी हैं, फिर शौकत यूसुफ जई, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हमने तो कोई इलेक्शन कमीशन को ज़िमनी इंतखाबात डिले करने के लिए कोई लेटर लिखा ही नहीं। तो अलीशेर, अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन कमीशन खुद से ये फैसला कर सकता है कि अगर सूबाई हुकूमतों की जानिब से कोई इस तरह की दरखास्त नहीं दी गई है कि यहाँ पे हमारे पास कोई प्रॉब्लम है नहीं और इलेक्शन हो सकते हैं, तो इलेक्शन कमीशन खुद से ये फैसला ले?
देखिए, इलेक्शन कराना तो हकीकत यही है कि इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सहारा लिया है वजारत दाखिला यानी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब के उस लेटर का जो इलेक्शन कमीशन ने उनको लिखा था कि हमें फौज, रेंजर्स, FC चाहिए होगी इन इलेक्शंस पे। तो उन्होंने ये चूंकि वफाकी फोर्सेस थी तो तीनों के बारे में उन्होंने लिख दिया कि जो है वो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, सैलाबी सूरत हाल है। लेकिन सैलाबी सूरत हाल की हकीकत जो है वो आपके सामने मैंने रख दी कि 13 हल्कों में से 12.5 हल्के कंप्लीटली क्लियर है और जो थोड़ा बहुत आधा था उसमें से पानी निकल चुका है। हमारे कल के ब्यूरो से कल भी बात हुई। यहाँ पे सवाल इस वक्त ये पैदा होता है कि जितना हुकूमत चाह रही है कि खान साहब की मकबूलियत में इजाफा ना हो, उनके पास सीटें ना जाएं, उतना ही खान साहब की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है और दिन ब दिन होता ही जा रहा है। ये बात हम सब जानते हैं। तो आखिर कब तक ये इलेक्शन मजीद मुलतवी कर सकते हैं? आखिर एक ना एक इलेक्शन तो होना ही है। कब तक सैलाब, सिक्योरिटी फोर्सेस का बहाना किया जाएगा? उसका अंदाज़ा इस बात से कर लें कि जो ही कल जब ये अनाउंसमेंट आई और खान साहब की जो पेशी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो इन्हें अदालत केस में, तो वो आखिरी मरहलों में थी। तो एन उसी वक्त जो है वो इलेक्शन कमीशन का ये एलामिया आ गया और उसके बाद PTI वालों ने कहा कि PDM वाले जो है वो भाग गए, इनको हार नजर आ रही थी, भाग गया। कल खान साहब का जलसा भी सबने सुना और उन्होंने जो कुछ कहा वो भी सबके सामने है। और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट बड़ा अहम था जिसमें उन्होंने ये बात कही और कि मेरे जाले तो कराची और मुल्तान में बिल्कुल तैयार थे और इस लाडले को जो है वो फिर रास्ता दे दिया गया कि इसे बचा दिया गया है, वरना तो ये शिकस्त खाने ही वाला था। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात है, PMLN जिसकी वफाकी हुकूमत है, जिसके वफाकी वज़ीर दाखिला है राना सनाउल्लाह, जिन्होंने लेटर लिखा इलेक्शन कमीशन को इसके इल्तवा के लिए कि हम फोर्सेज नहीं दे सकते, PMLN खामोश है, वो नहीं बोल रही। और मैं PMLN के सेनेटर का हवाला दे रहा हूँ जिन्होंने 4 दिन कबल कहा था कि जो है ये इलेक्शन मुलतवी करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। वरना ज़िमनी इलेक्शन की तरह इसमें भी अगर हमारा हमें रगड़ा लग गया तो उसके बाद फिर हम क्या कहेंगे और एक्सपोज हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शेर अली साहब, इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने ये बात वाजे कर दी है कि ये बात क्लियर, अगर इस दफा भी बाई इलेक्शन हो गए तो क्लियरली जो है वो एक्सपोज कर दिए। लेकिन वो एक बात है ना कि बिल्ली की माँ कब तक खैर मनाएगी। कभी ना कभी इलेक्शन तो होंगे ही होंगे ना। आखिर में मैंने वही कहा, कभी ना कभी तो इलेक्शन होगा, कब तक ये बहाने करके आप इलेक्शन मुलतवी कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। अब नाज़रीन आगे नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। सैलाब से मुतासरा इलाके हैं, वहां पर अब हमने देखा है कि वबाई अमराज जो हैं वो फैलना शुरू हो गए हैं और इस वक्त तो हमारी निगाह खैमे और खुराक तक ही महदूद है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा मसाइल भी वहां पर मौजूद है। मुसलसल पानी में रहने वाले अफराद शदीद जल्दी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। जी, स्किन डिजीज बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इसके अलावा भी साफ पानी और खुराक की अदम दस्तयाबी और माहौलियाती आलूगी की वजह से सैलाब ज़दगान में पेट और स्किन डिजीज़ बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। ऐसी अहम इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दी वेरी फेमस, अक्सर हमारे शो में भी आते हैं, आप सब उनको जानते हैं, मेरे बहुत से दोस्त हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, डॉक्टर काशिफ मलिक, स्किन स्पेशलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर काशिफ एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी एंड ये इंडीड बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इनफैक्ट मैं भी मुर्शिद हॉस्पिटल से ही बात कर रहा हूँ एंड हम लोग अभी एक कैंप में जा रहे हैं मंगो पीर पे। ये पानी से बहुत रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ गई हैं क्योंकि पानी में आपको पता है जो सॉइल्ड वाटर होता है उसके अंदर बहुत सारा मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, फिर ज्यादा होने से एलर्जी है और उसके अंदर इन्फेक्शन के भी। और सबसे जो खतरनाक चीज हो रही है, इन्फेक्शंस बहुत हो रहे हैं इसके अंदर। इन्फेक्शंस के अंदर प्रॉब्लम ये हो रही है कि सेल्यूलाइटिस जो है वो तो इवन इट कैन कॉज डेथ, क्योंकि सेप्टिसीमिया हो सकता है। तो ये बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और हम लोग अक्सर रोज ऑफ एंड ऑन हम लोग मुर्शिद हॉस्पिटल की तरफ से मैं जाता हूँ और मुझे ये होता है कि वाकई पानी की इतना मसला आ रहा है कि आपका पूरी बॉडी में आपके फंगल इन्फेक्शन भरा हुआ है, आपको एक्जिमा हो रहा है, आपके अंदर सबसे बुरी चीज हो रही है कि ऐसी ऐसी चीजें हो रही है कि आपकी स्किन आपको पानी में आप रहेंगे और कंटामिनेट, आपको साफ वाटर तो होता नहीं है, इसमें जिंक है, मैग्नीशियम है, वो आपकी स्किन को और खराब कर। अब डॉक्टर साहब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि बीमारियां तो ये हो रही हैं, अद्वियात वहां पर मौजूद नहीं है, तो फौरी तौर पर सस्ता तरीन इलाज क्या हो सकता है इस सारी स्किन डिजीजेस का? जी जी जी, सस्ता तरीन इलाज है कैलेमीन लोशन। देखिए कैलेमीन लोशन एक सूदिंग लोशन है जो बहुत सस्ते पाउडर फॉर्म में भी होता है और लिक्विड फॉर्म में भी होता है। ये आपको जहाँ पे इचिंग हो रही है वहाँ पे आप लगा सकते हैं, बहुत सेफ है, फेस पे भी लगा सकते हैं, सर पे भी। अब डॉक्टर साहब सवाल ये है ना कि ये सैलाब वाली जो इलाके हैं वहां पर ये चीजें मयसर तो नहीं है,
तो ऐसी कोई चीज, कोई डॉक्टर काशिफ कोई रेमेडी, कोई नुस्खा जो चीजें वहाँ पे इस वक्त अवेलेबल हो, या आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ से पहुँचाई जाए ये चीजें, कुछ वहाँ की जो चीजें अवेलेबल हो उससे कोई ऐसे इन्फेक्शन से बचा जा सके? तो हम लोग भी ले जाते हैं अपने साथ, लेकिन अगर आप चाहें तो एलोवेरा यूज कर सकते हैं। एलोवेरा नेचुरली आपको पता है हर जगह होता है। एलोवेरा कुछ हिंट होता है तो वो जरा उससे आपको काफी सूदिंग फीलिंग आएगी। तो उसके अंदर अच्छी बात ये होती है कि आपको पता चल जाता है कि इसके अंदर किस तरह से, तो एलोवेरा इज द बेस्ट रेमेडी तो उसकी बात आप कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर काशिफ, एक और चीज भी है कि हम जानते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा नमी में रहते हैं तो सराउंडिंग्स में बहुत ज़्यादा उसकी वजह से भी आपकी स्किन पे मुख्तलिफ किस्म के दाने होना भी शुरू हो जाते हैं। अगर हम फंगस की बात ना करें तो आपको बिला वजह की इचिंग रहना शुरू हो जाती है, आपकी स्किन भी बहुत एक अजीब सी कैफियत शुरू हो जाती है उसके ऊपर। आई डोंट नो द मेडिकल टर्म ऑफ इट, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बता भी सकते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाए कि एलोवेरा बेस्ट है? सारे वो बेहतर है एलोवेरा, क्योंकि एलोवेरा एक सूदिंग एजेंट है ना। देखिए इसमें तो फॉलिकुलाइटिस है, कार्बंकल है, इसके अंदर आपका बहुत सारा सेल्यूलाइटिस हो जाता है, उसमें तो आपका एंटीबायोटिक देना जरूरी होता है। ये तो मैं आपको कह रहा हूँ कि कुछ अवेलेबल नहीं है तो चलें एटलीस्ट कुछ सब कुछ आपको मिल जाए। लेकिन हाँ इसके अंदर एक चीज होती है कि अपना इसके अंदर आपको अपने आप को थोड़ा सूखा रखना है। जैसे ही आपको मौका मिले आप अपने पैरों को ड्राई रखें, वॉश करें। आइडियली तो यही है, सबसे अच्छा किया जा सकता है। मैं बल्कि आपसे डॉक्टर साहब सवाल यही करना चाह रहा था कि एहतियाती तदाबीर क्या इख्तियार की जा सकती हैं जो इस तरह के इलाकों में मौजूद हैं, वो फौरी तौर पर क्या करें जब कि इन चीजों से बचा जा सके? अच्छा देखिए, अगर प्लास्टिक बैग्स कई है ना, जैसे पॉलीथीन की थैलियां हैं, वो पहन लें पैर पर अगर आपको पानी से गुजरना है, ताकि आपका जो आपका कंटेमिनेटेड वाटर से जो आपका रिएक्शन और ये हो रहा है ना, जो आपको लग रहा है उसी वजह से हो रहा है। जब वही नहीं होगा तो आपके बाकी प्रॉब्लम रहेंगे। तो पॉलीथीन थैलियां मेरे ख्याल से हर जगह होंगी अवेलेबल, उसको आपने धो लिया पानी से, उसको अपने पैरों पे पहन लिया, ठीक है ना। अगर आपको क्रॉस करना है कोई ऐसी जगह से पानी बहुत ज्यादा है, गंदा पानी है, क्रॉस भी करना है आपको, तो जी कीचड़ है तो आपको काम तो करना है, या हम लोग भी अपने साथ ले जाते हैं चीजें, तो ये आप फौरी तौर पे कर सकते हैं। क्योंकि जितना वाटर कांटेक्ट कम होगा आपका स्किन से, उतना ही कम आपको इन्फेक्शन के चांसेस होंगे। डॉक्टर साहब एक और सवाल मेरा यहाँ पे है कि हम सब जानते हैं कि डेंगू भी बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया है, और डेंगू किस तरह की जानलेवा बीमारी है, किस तरह से इसे बचा जाए। और उन इलाकों में तो आपको पता है कि हम यहाँ पे फिर भी जो है वो स्प्रेज वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं, या हम जो है वो मॉस्किटो रिपेलेंट इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं कर सकते। तो इसका भी कोई आप एक ऑल्टरनेटिव हल बता दीजिए, सॉल्यूशन जो जिससे बचा जा सके। डेंगू का तो ये कि कोशिश ये करनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ हॉस्पिटलाइज कर दें पेशेंट को अगर हो सके। दूसरा ये है कि अगर आप चाहें, जैसे एलोवेरा जेल मैंने आपको कैलामीन लोशन जो बताया है वो करना है। इसके अंदर आप छोटी छोटी चीजें रेमेडीज कर सकते हैं कि अगर आप चाहें तो एक प्रोटेक्शन की तरह बेसिन जो होता है, बेसिन को पानी में घोल के अगर आप थोड़ा सा उन जगहों पे लगाएं जहाँ पे आपको किसी मच्छर ने काटा है, क्योंकि डेंगू जो होता है आजकल बहुत ज्यादा फैला हुआ है। मैं मुर्शिद हॉस्पिटल में होता हूँ, हमारा पूरा डेंगू वार्ड बना हुआ है, और हमारे हॉस्पिटल की सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पास फ्लड विक्टिम्स के लिए फ्री में हमने इलाज, उनका रहना, खाना पीना, एवरीथिंग इज फ्री फ्रॉम मुर्शिद हॉस्पिटल। यहाँ पे सैलाब बरदान हुए हैं, एंड आई एम वेरी प्राउड कि आई एम अ मुर्शिद हॉस्पिटल डॉक्टर, और यहाँ से हम लोग बहुत काम कर रहे होते हैं। तो आपकी नजर में कोई हो तो डायरेक्टली हमारे हॉस्पिटल भिजवा सकते हैं, उनका फॉरन ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करते हैं। और बहुत कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स हैं, एवरीथिंग इज फ्री। हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सारी चीज बहुत जबरदस्त है। सही बात है। डॉक्टर बेसन का कुछ बता रहे थे आप? जी, किसका? बेसन का कुछ बता रहे थे। बेसन इज एंटीसेप्टिक, बेसन जो है ना एंटीसेप्टिक है, तो उसको भी तकरीबन हर घर में ही होता है थोड़ा बहुत, उसको आपने लगा लिया फौरन तो आपके सेप्टिक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एक चीज है, डेंगू हर मॉस्किटो से नहीं होता है, वो खास मॉस्किटो होता है, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन चूंकि आकर बहुत फैला हुआ है तो उसके भी हैव टू बी एक्स्ट्रा मच्छरों से अपने आप को दूर रखें। आप सर यहाँ पे सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि यहाँ से लोग जो इमदादी सामान भेज रहे हैं वो खास तौर पे डेंगू के लिए रिपेलेंट कौन सा बेहतर है, और दूसरी स्किन डिजीज के लिए कौन सी ऐसी अद्वियात हैं जो कि वो भेजें? रिपेलेंट कोई सा भी भेज सकते हैं, आई थिंक हम नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं ऑन एयर इस वक्त, क्योंकि हम रिपेलेंट कोई सा भी भेज सकते हैं, लाइक एक बहुत ज्यादा फेमस है, आप जो भी आप भेज सकते हैं। लेकिन उसके अलावा बेसन का आपने बताया, और क्या चीज ऐसी है जो हम यहाँ से भेज सकते हैं जो इमदादी, यहाँ से ऑफ कोर्स इमदादी सामान जा रहा है, तो जो आम शख्स है वो मदद करना चाह रहा है, वो कौन सी ऐसी अद्वियात खरीदे और जो कि वो भेज सकता है वहां पे?
बिल्कुल। देखिए सबसे पहले तो मैं बहुत ही आसान सी आपको वाइटामिन बताऊंगा, फॉलिक एसिड, क्योंकि बहुत सस्ती नहीं मिल जाती, क्योंकि वहाँ पे सैलाब दरगान में मैंने जो देखा था, कल मैंने जो कैंप किया था, बेचारे न्यूट्रिशनली बहुत डेफिशिएंट हैं, तो खाना पीना सही नहीं मिल रहा है, तो उनको एटलीस्ट उनकी थोड़ी सी इम्यूनिटी अगर से वो बढ़ा सकते हैं, बहुत से बढ़ा सकते हैं, आराम से मिल जाती है और आराम से अवेलेबल है। ठीक है। दूसरी चीज ये कि आपको एक माइल्ड सी एंटीबायोटिक अगर आप भिजवा दें, ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन जो उसका केमिकल नेम है उसके नाम पर है, वो बहुत सेफ है। दूसरी के एंटी एलर्जिक जो कि खारिश के लिए गोलियां होती हैं वो। अच्छा, कैलेमिन लोशन मुझे पर्सनली और प्रोफेशनली भी बहुत पसंद है, क्योंकि तो बहुत सस्ता होता है, इसके सूदिंग एजेंट है, बिकॉज ज्यादातर लोगों को खारिश का प्रॉब्लम आ रहा है हमारे पास, एक्जिमा हो गया, स्केबीज हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, सोराइसिस हो गया, तो ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट की हमें सबसे तो रिलीफ देना है ना पेशेंट को। बाद में जब वो बेहतर होंगे उनको हम अपने मुर्शिद हॉस्पिटल में एडमिट कर लेंगे, लेकिन हम लेकर यहाँ तक तो ले आए ताकि उनका रास्ता सही से गुजर जाए। तो उसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि उसके अंदर आप ये चीजें आप लेके जाइए। अगर हो सके तो सल्फर के सोप्स आते हैं, उसके बड़े अच्छे सैंपल्स हैं, मैंने भी भिजवाए थे, उससे बड़ा फायदा हो रहा है कि उसी साबुन से घर वाले नहाए तो उसके सल्फर के क्या सल्फर सोप्स आते हैं, साबुन सल्फर सोप है, आम जमाने में बताना कोई नाम नहीं ले सकता, पर कंटेनिंग सोप होते हैं। आज इस बात हम लोग मंगो पीर ही जा रहे हैं, तो मंगो पीर में आपको पता है कि वहाँ पे एक पूरा सल्फर का गीजर है, जहाँ पे लोग नहाते हैं, उनको कहते हैं कि वहाँ पे काफी तक खारिश कम हो जाती है, दैट इज ट्रू। अल्लाह की तरफ से सल्फर आपको पता है फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट था जो कि स्केबीज के लिए था। आज भी काफी लोग सल्फर को ही प्रेफर करते हैं, सल्फर लगाने के लिए सही है लेकिन खाने के लिए सही नहीं है। हाँ, अगर आप दवाइयों में जो सल्फर होता था उसमें आपको बहुत सारे आपको रिएक्शंस आते हैं। एक चीज आप ख्याल रखें, साबुन ले जाइए, ये ले जाइए, कैलेमिन लोशन बहुत आम है, हर चीज को कवर कर लेगा, एंटीबायोटिक ले जाइए, और फॉलिक एसिड जो कि आम सी विटामिन है, बच्चों के लिए भी अच्छी, प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए, नर्सिंग मदर बच्चों के लिए। मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाह रहा था कि हमने देखा है कि बच्चों की स्किन जो है वो काफी नाजुक होती है, तो उनके लिए भी यही चीजें काबिल अमल हैं? बिल्कुल, कैलेमिन लोशन तो इट्स वंडरफुल फॉर एवरीवन, बिल्कुल सूदिंग है, बल्कि बच्चों को तो हम ज्यादा ले देते हैं ना, तो ये एक्चुअली सूदिंग करता है, आपको थोड़ा सा रिलैक्स देता है। हमें बेसिकली अपने पेशेंट्स को सबसे पहले तो रिलैक्स करना है कि वो बेचारे वैसे ही परेशान है, ऊपर से खारिश हो रही है, तो वो कमी आएगी तो वो आगे का सोच सकते हैं। फॉलिक एसिड क्या कर रहा है, उनको इम्यूनिटी बेहतर कर रहा है, उनकी कुव्वत मदाद बेहतर कर रहा है। दूसरा कैलेमिन लोशन सूट कर रहा है, कोई एंटी हिस्टामिन जिसको आम तौर में एंटी एलर्जिक कहते हैं, वो रात में खा लें तो उससे काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएगा। एंटीबायोटिक का नाम मैंने आपको बता दिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर काशिफ, स्किन स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद चीज़ों के बारे में बताया कि कैलेमिन लोशन भी आप अप्लाई करें। अच्छा, एक टिप मैं शेयर करना चाहूँगी कामरान यहाँ पे कि अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता तो आप मच्छरों से बचने के लिए नीम के पत्ते अगर आपको मिल जाते हैं, नीम के पत्तों को आप वैसे ही पीस लें, उसका पानी या तो उसके पानी से आप नहा लें या तो उसका पानी मिला के आप अपनी बॉडी पे लगा लें, तो मच्छरों से भी आप बच सकते हैं। और प्लस अगर आपको कोई दाने हो गए हैं या फंगल इन्फेक्शन हो गया तो उसमें भी काफी हद तक रोकथाम हो सकती है। डॉक्टर काशिफ की आपने पहले टिप्स सुनी, डॉक्टर वर्दा जो हैं उनकी टिप्स पे भी आप जरूर अमल दरामद करेंगे तो आपको फायदा होगा। ये घरेलू रेमेडीज है कमा, जो मेरे ख्याल से हर खातून को पता होनी चाहिए, और इतने शोज किए हैं मॉर्निंग शोज, तो इतना तो आइडिया हो गया। खैर, इसी के साथ ही हम ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करने वाले हैं अजीम जाफरी साहब, फेमस एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, और वो आपको वास्तु भी बताते हैं कामरान। अच्छा। जी, और अगर आप चाहते हैं कि अपने बारे में कुछ पूछा तो हमारे साथ रहिएगा, और ब्रेक के बाद आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं, हमारे साथ रहिएगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और इस वक्त हम आपको बताएं, कमर आप देख सकते हैं कि हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, हमारे व्यूअर्स भी जानते हैं, और पहली बैंड को नहीं देखा, ये अक्सर मेरे शोज़ में तो आपको नज़र आते रहे हैं दूसरे चैनल्स पे भी, लेकिन यहाँ भी बहुत बार हमने इनको लिया है, लेकिन हमेशा स्काइप पे या जूम पे लेते हैं। लेकिन हमने इनसे रिक्वेस्ट की और हमने कहा कि भाई आपके चाहने वाले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, आपकी बहुत फैन फॉलोइंग बढ़ गई है जी, और ऐसे ही ऑलरेडी हम इतनी कॉल्स आ रही हैं कि इनको क्यों नहीं बुला रहे स्टूडियो में, तो फाइनली हमने बड़ी मुश्किल से आज इनको पकड़ लिया है। हम सब जानते हैं बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, और वास्तु के बारे में भी बताते हैं, दी वेरी फेमस एंड रीनाउंड अजीम जाफरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। आप बताएं आप कैसे हैं? और वास्तु की बात हो रही थी इससे पहले जब ब्रेक पर हम जा रहे थे, तो अभी वो टॉकिंग अबाउट इट कि यार नाम लिया आपने वास्तु का, तो मुझे
उन्होंने पूछा कि आपको पता है ना हम उसके बारे में बात करेंगे, तो मैंने कहना था कि मुझे नहीं पता। तो अब कौन बताएगा मुझे? आप बताएंगी कि सर आप बताएंगे? अब तो ये भी काफी सीख गई है। मैं अजीम भाई हमारी डॉक्टर स्लैश एस्ट्रोलॉजिस्ट क्योंकि पाकिस्तान के सारे एस्ट्रोलॉजर वगैरह, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरोट कार्ड के एक्सपर्ट हो गई हैं अब ये। हम तो एक फील्ड के हैं, ये तो सब फील्ड के। अच्छा, वास्तु है क्या? वास्तु क्या होता है? ये साइंस है आपकी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ डायरेक्शन की। जैसे आप एक घर लेते हैं, ठीक है, अगर तो अच्छा इसमें अच्छी भी हैं, पॉजिटिव वो भी हैं डायरेक्शन, नेगेटिव भी हैं। अच्छा, ठीक है, अगर आप नेगेटिव में जाते हैं तो इश्यूज आते हैं, और पॉजिटिव डायरेक्शन, अब आप कहेंगे जहन में आपके इस वक्त आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन क्या है? बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, जैसे बेस्ट डायरेक्शन होती है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना, ईस्ट ये अच्छी डायरेक्शन है, साउथ जरा सी घर की डायरेक्शन की बात कर रही है। घर मीन्स के आपका जो फ्रंट डोर है वो फेसिंग किधर है, जैसे कहते हैं ना, अच्छा, वेस्ट ओपन घर है भाई, यहाँ से बहुत हवा आती है, वेस्ट ओपन घर ले लें, ठीक है ना। वेस्ट जो होता है ना वो सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न है स्लो, उस घर में रहने वाले अक्सर सुस्त रहते हैं, ठीक है। और यहाँ तो अजीम भाई होता है कि जी वेस्ट ओपन घर लेना है, हमने वेस्ट लेना है। अच्छा, ये नहीं पता वो सबसे सुस्त तारा, उसकी वजह ये है कि वहां से हवा आ रही होती है, तो अब ऐसे ही आपको आराम करने का दिल करता है। यही मेंटालिटी होती है कि कोई आराम ही करना है लाइफ में। अच्छा, अब कुछ होती हैं, कुछ साउथ पे होती है डायरेक्शन पे, साउथ ईस्ट होती है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ना, साउथ वेस्ट। सबसे जो वर्स्ट है, जो किताबों में भी लिखा है, जो रिसर्च हुई है, वो साउथ वेस्ट है। अब साउथ वेस्ट में आपने सपोज एक फैक्ट्री खोल ली, एक शोरूम खोल लिया, एक कोई पार्लर खोल लिया, कोई दुकान खोल लिया, कोई मकान कर लिया, वो उसमें आपको लॉसेस होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ये आप लिख लें और कुछ नहीं तो ट्राई कर लें। जिनके पास है उनसे आप जिनके पास है आप उनसे पूछें, कहेंगे अच्छा कुछ नहीं होगा तो हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा तो आप लोन्स के अंदर आ जाएंगे, कुछ नहीं होगा तो जिसमें अनमैरिड हैं उनकी और डिले आ जाएगा शादी में, कुछ नहीं होगा तो चलो जो बच्चा है वो पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा, पढ़ाई का दिल हो जाएगा। कोई ना कोई उस घर में अगर 5 लोग हैं तो 5 को डिफरेंट प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू उनकी एज के हिसाब से प्रॉब्लम। तो ये पता कैसे चलेगा कि आपका घर साउथ वेस्ट है? हाँ, बहुत सिंपल है, आपने एक मोबाइल पे कंपास ऑन किया अपना, आजकल तो हर मोबाइल पे कंपास है, आपने जो घर लेने जा रहे हैं, घर है, दुकान है, शॉप है, दफ्तर है, प्लॉट है, इवन आपको उसने सेंटर में खड़े हो जाना है, कंपास ऑन किया, कंपास शो कर देगा ये नॉर्थ है, ईस्ट वेस्ट साउथ, साउथ वेस्ट किधर है। अच्छा जी, अजीम भाई आप आए, सरगोदा से कॉलर भी आ गई है। डोर नहीं होनी चाहिए, डोर नहीं होनी चाहिए, एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए, उस तरफ की एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए, उस तरफ, ये समझ गए मेरे भाई, समझ गया। चलिए, अच्छा जी, सरगोदा से कॉलर भी मौजूद हमारे साथ हैं, जवेरिया। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक जवेरिया, आप कैसी हैं? अजीम भाई हमारे साथ मौजूद हैं, क्या पूछना चाहेंगी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपना हॉरोस्कोप पूछना चाहती हूँ इनसे, अपने कैरियर और मैरिज के हवाले से। किसके हवाले से? अपने कैरियर के हवाले से, कैरियर के हवाले से। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ बताइएगा अपना क्या है, और प्लीज टीवी का वॉल्यूम स्लो कर दीजिएगा, आप डायरेक्ट फोन पे मुझसे बात कीजिए वरना लाइन डिस्कनेक्ट हो जाएगी माय डियर। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 24 नवंबर 1997। कुछ टाइम का आइडिया है? टाइम का आइडिया है आपको? मगरिब का वक्त है, मगरिब का वक्त 5 से 5:30 के दरमियान। मगरिब का वक्त 5 से 5:30 के दरमियान। इस वक्त मगरिब होती थी 5 साढ़े 5 सितंबर में, नहीं नवंबर में होती हो जाती है। हाँ, सर्दियाँ है ना, ठीक है जी। अच्छा, करियर के हवाले से पूछना चाह रही हैं आप और शादी के हवाले से पूछना चाह रही हैं? जी जी, ठीक है जी, जी बताइएगा अजीम भाई। अच्छा, इनका जो अभी पीरियड चल रहा है ना, अगर हम करियर की बात करें तो थोड़े से ब्रेक्स आ रहे हैं, जो कि आप समझ लें 23 नवंबर के बाद ठीक होना शुरू हो जाएंगे, बहुत जल्दी। सही, ठीक है। और शादी इनकी अगले साल है, अगले साल शादी है। अगले साल। अच्छा, ये नहीं कि अगले साल मैंने कहा तो है ही, अच्छा, उसमें आपको स्टार्स फेवर देते हैं, सही, अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, अच्छे। अब करना ना करना आपका है, सही। बाज़ दफ़ा होता है कि हाँ हमारे पास पैसे थे, काश हम उस वक्त फ्लैट ले लेते, सही, प्लॉट ले लेते, गाड़ी ले लेते, नहीं लेते, क्योंकि आपने खुद एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप उसको कह रहे नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। तो यही शादी के इसमें भी होता है। अच्छा, अगला सवाल शादी में ये आता है अजीम भाई कि शादी अपनों में होगी कि गैरों में होगी, खानदान से रिश्ता आएगा कि बाहर से आएगा, ये भी बता दीजिए। हाँ, इनका जो है ना बाहर से आएगा। अच्छा, खानदान से बाहर है। एक्चुअली इनको एक रेमेडी मैं बताता हूँ, अगर ये वो करें, क्योंकि इनका मैंने देख लिया है ये मंगलिक भी हैं, तो मंगलिक होते से लेट मैरिज या मोर देन वन मैरिज होती है। तो इनको चाहिए मंगल को कलेजी का सदका, मुर्गी की कलेजी, गोश्त हो गया, वो सुबह सुबह चील का वो बिल्ली को, किसी को भी, या इवन के किसी को डोनेट भी करना है किसी गरीब को, तो मंगल की सुबह गोश्त का करें,
सही। ठीक है, अब थोड़ा चल इनकी बात होगी, मैं पाकिस्तान के हवाले से। अच्छा ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉल। अब यहाँ पे अब सदके की बात हो रही है। पाकिस्तान पे जो मुश्किल वक्त चल रहा है, पाकिस्तान के लिए सदके के लिए हम क्या करें कि ये मुश्किल वक्त जो है हमारा गुजर जाए। माशी भी है, सैलाबी सूरत हाल से भी दो चार है हम लोग, ये कब तक रहेगा ये देखें, अभी जो पोजीशन चल रही है ना पाकिस्तान की, एक अच्छी नहीं चल रही। कुछ सियासतदानों का सदका दें। वो तो उनके देने के लिए एक ग्रुप बैठा हुआ है, वो उनका अक्सर देता रहता है सदके। वो उनको निकालते रहते, सदका उनका निकालते रहते। Will not go into the details of that anyhow। अच्छा बताइएगा, ये जो सूरत हाल है कब तक हमारी दुरुस्त हो जाएगी? अभी आप ये समझ लें कि नवंबर तक तो वैसे ही ख़राब है, क्योंकि जुपिटर और सैटर्न दोनों ही रेट्रोग्रेड हैं, उल्टी चाल में हैं। तो उल्टी चाल में बहुत मामला जो है ना, बनते बनते काम भी आपके बिगड़ जाते हैं। ये सियासी बात करें, माशी बात करें या ओवरऑल भी बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की भी बात हो रही है इस वक्त कि ये सितारे खराब हैं, तो सियासी भी बड़े मसले मसाइल, पानी सैलाब जो है वो उल्टे हो जाएंगे जी। मगर अभी जो ये 24 ऑनवर्ड्स जा रहा है ना, और तकरीबन 1 महीने के लिए, इसमें जरा बड़े इश्यूज आ सकते हैं। वो आ भी रहे हैं। जी एक और कॉलर इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा आपका नाम क्या है और क्या पूछना चाहेंगे? मैम मैं इमरान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। क्या नाम, डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 15 जनवरी 79। 15 जनवरी 1979। और सर टाइम भी बताइएगा प्लीज। 79। टाइम का क्लियर नहीं है, आई थिंक रात का टाइम था। क्लियर नहीं है, रात का वक्त था। क्लियर का वक्त नहीं है अजीम भाई। रात का वक्त, आधी रात का वक्त था, इशा के बाद का वक्त था, शाम का मगरिब के बाद थे रात का वक्त। चलें देख लेते हैं। अंदाजा है कुछ आपको इमरान भाई? पता करना है कि मैं जॉब कर रहा हूँ, तकरीबन 3-3.5 साल बाद मैंने रिटायर्ड हो जाना है। अच्छा। मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं वैसे देख लेते हैं, इमरान भाई कारोबार से देख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि रिटायरमेंट के करीब है, वो कह रहे हैं रिटायरमेंट की करीब है, तो 3 साल बाद ऑलमोस्ट रिटायर हो जाएंगे, तो क्या कारोबार कर सकते हैं? इनको चाहिए कारोबार से अगर हम बात करें ना, जैसे कोई डिपार्टमेंटल स्टोर होता है, ग्रोसरी से रिलेटेड होता है, अपना फूड आइटम्स हो गए और मिल्क प्रोडक्ट हो गई, वाटर हो गया, मिनरल वाटर का प्लांट लगाएं तो इनको बहुत सूट करेगा। ओके। और इनका स्टार माशाल्लाह बहुत अच्छा है। सही। और इस वक्त जो इनका चल रहा है कि अगर ये कहीं की इमिग्रेशन अप्लाई करें तो विद इन अ ईयर इनको वो भी मिल जाएगी। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपकी कॉल करने का, और आई होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा। अच्छा, थोड़ी सी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से बात कर लेते हैं। अब पाकिस्तान अब फाइनल में पहुंच चुका है। ये बड़ा खतरनाक सवाल होता है। नहीं, एस्ट्रोलॉजर फंस जाता है कि यार सितारा तो ये था, वो तो बाद में सट्टा लग गया। तो वो हम जैसे अब बड़ी मजे की बात है, कल ना जो हमारी जो थी खातून थी जिनसे हम पूछ रहे थे सवालात, उससे हमने पूछा कि तो कहती है 50-50। वाकई बंदा ये कहता है वो तो हर किसी को पता है या जीतेंगे या हारेंगे। सेफ प्ले कर। अच्छा, इसमें जो है ना, मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ कि आप टीम का नहीं निकाल सकते। पूछें क्यों? 11 खिलाड़ी है, 11 के जैचे बनेंगे आप। सही बात। 11 इधर 22 लोगों के जैचे बनेंगे तो आप तो गए। चमक गया, छक्का लगा दिया उन्होंने। छक्का लगा दिया। बड़े बड़ी गेमें होती हैं, आपको तो पता है। कराची से बीना हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बीना। मेरा नाम रुबीना है। अच्छा, रुबीना है, ठीक है। अच्छा जी, माजरत, निकनेम बोल दिया आपने। कैसी है रुबीना? मैं निकनेम बता दिया। उन्होंने जो घर में बोलते हैं, उन्होंने कहा कि यार शो पे ही बोलते हैं। चले, आप कैसी हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रुबीना जी बताइए, डियर, सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना वक्त बता दीजिए पैदाइश का, फिर सवाल बता दीजिए, क्या पूछना चाहेंगी? मुझे अपने बेटे के बारे में भी और अपने बारे में भी पूछना है। पहले मुझे मेरे बेटे के बारे में बता दें। उसका नाम है मोहम्मद अहमद। बेटे के बारे में पूछना है, उनका नाम है मोहम्मद अहमद। जी ठीक है। डेट ऑफ बर्थ 5 अगस्त 7 साल के हैं वो। उनके ना, उनको 2016 5 अगस्त 2016। ठीक है, 7 साल के। सही। तो इनका क्या पूछना है? छोटे से तो है अभी ये। और टाइम क्या है इनकी? आप पूछना है कि बड़े हो जाएंगे तो इंशाल्लाह कितनी जल्दी बड़े होंगे? अच्छा, दोपहर में नहीं तो रात के 2:45 बजे। तो पूछना क्या है? सवाल ये आ रहा है। बहुत जिद्दी हैं तो बच्चे तो होते हैं, बीमार बहुत रह रहे हैं ना, वो बहुत बीमार। अच्छा, आगे के बारे में जरा बताइए। वो कह रहे हैं कि बीमार रहते हैं। बीमार हैं, ये सवाल सही बनता है। बीमार बहुत ज्यादा है। और क्या पूछा आपने? बात नहीं मान रहे, बहुत जिद बच्चे हो। ठीक है, इन्होंने 2:45 बताया ना, तो इनको तो टाइम तो कंफर्म है। अब इनके ना बच्चे के ना
सैटर्न एक सितारा होता है, वो आया हुआ है। और जो सेहत की इन्होंने बात की ना, वो मैं समझ गया कि 8th का लॉर्ड है 6 में। बहुत आसान है इसका हल, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा जी। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने क्या करना है, काली चीज़ का सैटरडे को सदका करना है। काला कपड़ा है, काला जूता है, काली चप्पल है, काली चाय की पत्ती का डब्बा है, काली दाल है, ये आपने किसी को डोनेट करना है इनका बच्चे के सदके से, ठीक है ना, सैटरडे के सैटरडे। नंबर 1 चीज़, ठीक है। और नंबर 2 कि इस बच्चे का हालांकि देखें बहुत अच्छा ज़हीन बच्चा निकलेगा, बस अभी आप एक ही करवाएं। सही। हाँ। रुबीना, अभी आप अपने बच्चे का हर हफ्ते वाले दिन सदका कीजिए, किसी भी काली चीज़ का, चाहे वो काली दाल हो, काली चाय की पत्ती हो, काला कपड़ा हो, काली चप्पल हो, आपने उसके ऊपर सदका करके किसी को भी दे देना है, तो इंशाअल्लाह बच्चे की सेहत में फाका होगा अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, अपने बारे में भी आप सवाल करना चाह रही थी रुबीना, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिएगा। अच्छा जी, लाइन कट गई है, आई एम रियली सॉरी। चलें, बट बहुत बहुत शुक्रिया रुबीना, आपने हमें कॉल की। वो हमारे यहाँ ना, वो मैं जो बात कर रहा था बच्चों के हवाले, छोटे बच्चे के हवाले से मेरे जहन में यही बात ही थी कि वालिदैन की जो पहली ख्वाहिश होती है ना कि बच्चा छोटा होता है, जल्दी से बड़ा कब हो जाएगा। तो मेरा अपना खुद छोटा सा बच्चा है, तो वी आर थिंकिंग अबाउट इट कि जल्दी से ये बड़ा हो जाए। मैं कहती हूँ कि बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बड़े हो रहे हैं, थोड़ा रुक के एकदम से बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं, थोड़ा खेलते रहे, मुझे बड़ा अच्छा था। टॉडलर्स तो मुझे बहुत पसंद है, आई लव इन्फेंट एंड टॉडलर्स बहुत। लेकिन आपको उतनी ही टेक केयर करनी पड़ती है, रातें सारी जाग रहे होते हैं, तो हम क्योंकि अब रात सारी माय बेबी बॉय इज 10 months old माशाल्लाह, तो रात को आपको क्योंकि दूध पिलाना है उसको आपने रात को एक बार तभी तो जागा हो। मैं यही तो बता रहा हूँ कि वो आप जल्दी से चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये बड़ा हो जाए और वो खेलना शुरू कर दे अपने आप पे, वो डिपेंडेंसी जो है वालिदैन पे वो कम हो। या अच्छा अजीम भाई, हमने तो कह दिया कि भाई क्रिकेट के बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। क्रिकेट के बारे में आज भी है ना, नहीं संडे को, आज तो जैसे प्रैक्टिस मैच है ना, श्रीलंका का मैच है पाकिस्तान, लेकिन वो इट्स लाइक इट डजंट मैटर, प्रैक्टिस नहीं है। संडे का है ना, जहाँ तक मेरा आइडिया है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन, तो उसमें लग रहा है सेकंड बैट वाला विन होगा, जो सेकंड बैटिंग करेगा। ओह, अब हम देखेंगे कि सेकंड बैटिंग कौन करेगा। करता है। अच्छा ये बताइए, पूरे टूर्नामेंट में वैसे सेकंड बैटिंग वाले ही जीत रहे हैं अभी तक। जी जी, तो ये बात भी कल हार गए थे सेकंड बैट। यस, कल हार गए थे, अदरवाइज वो चल रहा है पाकिस्तान का। बट एनी हाउ, अब ऐसे ही लग रहा है कि यहाँ तक भी पहुंच गए हैं। ये भी बड़ी बात है, जब टूर्नामेंट का आगाज हुआ था और भारत से हमारी शिकस्त हुई थी, तो यही लग रहा था कि चलो यार अब जितना भी है कुछ एंड तक हम चले गए, इतना भी हमारे लिए काफी है। बट एट द एंड ऑफ द डे फाइनल में पहुंचना, डर लगता है बाद में फिर वो गाना होगा कि हम जीते या हारे तुमसे प्यार, हमें तो मारे पड़ती थी, हम फेल होते थे, तो ये अच्छे बेचारे पैसे भी मिलते हैं और हमें तुम्हें प्यार है। मैं यहाँ तो गालियाँ पड़ती थी। अच्छा अजीम भाई, आप यहाँ मौजूद हैं, मैं चाहती हूँ कि हम इस चीज़ का भरपूर फायदा उठाएं। कामरान, आपको पता है आप क्रिप्टो करते हैं? क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं? नहीं करते। अजीम भाई सबसे बेहतरीन बताते हैं क्रिप्टो के बारे में। अच्छा, आप बताएं क्रिप्टो वाले हमारे। नहीं, वो बेहतरीन ये बताते हैं कि आप ट्रेडिंग नहीं करनी है आजकल जो, लेकिन फिर भी आप बहुत अच्छा बताते हैं, तो आप प्लीज बताइए। अच्छा एक काम करें, नहीं क्रिप्टो के हवाले से मैं, लेकिन आप भी अच्छा बताते हैं। नहीं, थोड़ा बहुत हाँ, मैं आपने बताया था कि जब उसके आपने कहा था कि ऊपर जाएगा तो वो ऊपर गया था। मैंने 3 दफा नोट किया ये चीज। अच्छा, रियली हमारे शो में बताया था। अच्छा, अब ये जो आ रहा है ना, जैसे कल रात से एक स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, तो कल रात से लेके ये 12 तारीख तक एक अच्छे पोजीशन में होगा। 12 सितंबर यस। फिर गैप आ जाएगा 2 दिन का, फिर 15-16 अच्छा जाएगा। सही। और 27 तारीख की दोपहर से लेके 2 दिन, यानी कि 27 से लेके 29 तक, ये इसमें ना खेलें, इसमें डाउन होगा। 27 सितंबर से लेके 29 सितंबर के बीच में क्रिप्टो में ट्रेडिंग ना ट्रेडिंग करें या बहुत संभल के करें, उसमें डाउन होने के चांस। अच्छा, थोड़ा सा इमरान खान के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा। अब इमरान खान के आप आने वाले दिन जो हैं वो कैसे देखते हैं? मजीद खराब देख रहा हूँ। अच्छा, वैसे आप उनको दोबारा से वज़ीर-ए-आज़म भी देख रहे हैं? दोबारा से इनकी जद्दोजहद है, मैं गलत भी कह रहा हूँ, मगर ये एक इल्मी जायचा है, कैलकुलेशन है कि ये जो अभी मामला जो है वो मजीद, हाँ मजीद, एक तो अभी शायद 16 ऑनवर्ड्स वो जा रहा है, वीनस गुरूब होने जा रहा है, फिर 24 को वो ख़राब होने जा रहा है, तकरीबन 27 दिन के लिए। तो ये बड़े अहम हो सकते हैं। फिर 17 अक्टूबर को भी उनका एक सितारा जो है ना वो वीक पोजीशन में जा रहा है। नवाज शरीफ साहब की क्या इस हवाले से प्रेडिक्शंस हैं? और हमजा शहबाज दोनों की, मैं सॉरी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ दोनों भाई। यस। अच्छा, इनका जो है ना बड़े साहब मियाँ साहब का, वो अभी जो मेरी जो कैलकुलेशन की थी मैंने, उसमें उनको थोड़ा सा एक डर का है। एक होता है इस स्टार में खौफ का एक हाउस होते हैं, 12 घर होते हैं, और वो खौफ का हाउस एक्टिवेट हुआ है उनको। जैसे अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको कहीं नहीं आप आ जाएं यार कुछ नहीं होगा,
मगर वो अंदर से डर है, डर वाला अभी तक जो है ना वो इनका चल रहा है। वो मेरे ख्याल में इस साल तो अभी चलेगा वो। और शहबाज शरीफ उनका ठीक जा रहा है, मगर अभी थोड़ा सा उनको मैं कहूँगा मुहतात रहें। उनको उनका ख़ास तौर से जो सेहत का सितारा है ना वो भी प्रेशर में आया हुआ उनका, मतलब। मैं अब बिलावल भुट्टो और मरियम के हवाले से ही पूछना चाहूँगा। एक बिलावल भुट्टो साहब जो हैं, आने वाले दिनों में उनके लिए सितारा अरूज पे है। अभी आजकल जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, तो अब आगे उनके लिए मामलात जो बेहतर हैं। उनका भी आगे भी अच्छा है उनका। वजीर आजम की सीट तक वो पहुंच सकते, क्योंकि आगे जो बात की जा रही है कि मरियम नवाज नहीं होंगी और बिलावल भुट्टो जो वजीर आजम की सीट वाला कोई नहीं। और मरियम नवाज उनका थोड़ा सा अभी जरा एहतियात करें, अप्रैल तक उनको चाहिए। हाँ, उनका जरा अभी वज़ीर आज़म बनने के चांसेस है। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि हमारी जो नई जो पॉलिटिकल लॉट है उसमें किसी के आपको वज़ीर आज़म मुस्तक़बिल करीब में आसफा भुट्टो के उसके स्टार बहुत अच्छे। अच्छा, उनको वैसे ही पॉलिटिक्स में इन किया जा रहा है और आगे फ्यूचर में चांसेस देखने में नजर आ रहे हैं। उनकी अपने तीनों बहन भाइयों में सबसे स्ट्रॉन्ग उनके हैं। अच्छा, बिलावल साहब के आपको नजर नहीं आ रहे हैं? अच्छे, मगर ऐसे नहीं है ऐसे जताई साहब ने तो कहा है ना कि मेरा ख्वाब है कि मैं बिलावल को वज़ीर आज़म। चलो, ख्वाब होता है उधर शिफ्ट हो जाए, हो सकता है उधर शिफ्ट हो जाए। अच्छा, इमरान खान साहब के जो है वो सितारे आपको कैसे नजर आ रहे हैं? मैं पूछूंगी, आपसे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन चकवाल से हमारे कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं, असगर साहब। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, अपने बेटे के बारे में पूछना था मैंने। उसका नाम है आउन अब्बास और उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 5 मार्च 2013। एक सेकंड, बेटे के बारे में पूछना था। आन अब्बास उनका नाम है और डेट ऑफ बर्थ है, क्या बताइए आपने? जी 5 मार्च 2013। और टाइम क्या है? इंग्लैंड में पैदा हुए थे, शाम 5:50 शाम 5:50 से पैदा हुए हैं ये। जी, इंग्लैंड का टाइम था। अच्छा होता है ना, एग्जैक्ट टाइम होता है। ठीक है, सही। पूछना क्या चाह रहे हैं आप? जी, उसकी बीमार है, कुछ बीमारी है जो नॉन केयरेबल है। बीमार है वो, बीमार है। अल्लाह ताला सेहत दे। अच्छा, बीमारी पे याद आया, अगर आपके घर सारी डायरेक्शन अच्छी हैं, अगर आप साउथ वेस्ट पे भी सो रहे हैं तो भी बीमारी आती है। अच्छा, सही। अच्छा, साउथ वेस्ट आपका फेस नहीं होना चाहिए, राइट? नहीं, आपका बेडरूम, मतलब साउथ वेस्ट में अगर है। अच्छा, उस डायरेक्शन वहाँ पे स्टोर बना लें आप। हाँ, स्टोर बना लें, बेशक ऐसा हो सकता है। हाँ, चाहे चकवाल से हमारे कॉलर। अच्छा, इनका क्या सवाल क्या है कि बीमार हैं? बच्चा बीमार बहुत है, कोई बीमारी है वो उनको? हाँ, क्योंकि एक तो अपना स्टार वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है बच्चे का। हाँ, इम्यून सिस्टम आपका होता है ना वो बहुत वीक है। उसके लिए इनको चाहिए आटा या बाजरा एवरी संडे सदका करें। एक तो ये रेमेडी करें, हर इतवार को आटा या बाजरा करें, ठीक है। और दूसरा जो है ना, इस वक्त इनको ये चाहिए कि थर्सडे के दिन येलो कलर का, अब येलो आप फ्रूट ले लें, मिठाई ले लें, कपड़ा ले लें, घी ले लें, येलो कलर का जुमेरात को सदका करें। ठीक है, येलो कलर का जुमेरात वाले दिन सदका करना है। संडे को आटा या बाजरा करें। अच्छा, अब हम ये तो एक जनरली वक्त की कमी के बाइस गाइड करते हैं। इंशाल्लाह कभी हमारे पास टाइम होगा तो हम पूरा वीक का टाइमिंग भी बताया करेंगे कि इतने से बच के इतने मिनट पे करें। अब मेरे पास कई केसेस आते हैं, हाँ वो हमने असर के टाइम बकरा काटा था, मैंने कहा बस वो बैकफायर कर दिया। सही, उसकी भी एक टाइमिंग होती है। अच्छा, हाँ, खून का सदका होता है ना। हाँ, ये टाइमिंग वैसे कौन सी बेहतर रहती है? वो बहुत एक कैलकुलेट। अच्छा, हर किसी का अपना अपना होता है? नहीं, होगा सबके लिए, मगर ये है कि अगर आपने अपना सदका गलत वाला कर दिया, जैसे सपोज एक मिसाल दे रहा हूँ, आपके हॉरोस्कोप के आपसे आपने किसी ने आपको कहा भाई आप बकरा करें और वो आपके 12th हाउस या 8th हाउस का पढ़ा, तो इसका आप हिडन एनिमीज या लॉसेस को एक्टिवेट कर रहे हैं। ये लोगों को नहीं पता होता। अच्छा, हर किसी का किसी को बता रहे थे आप या फलां बंदा के जी वो हमने भी वो कर लिया। ये पता ही नहीं है कि भाई वो आपने 10,000 का खर्चा किया और अगले दिन आपको एक मुसीबत आके फिर आप कह रहे हैं हम तो सदका भी करते हैं, हमारे साथ प्रॉब्लम क्यों आती है? अक्सर सुना होगा, अक्सर सुना है, बिल्कुल। ये रीजन ही है कि उनको पता ही नहीं है सही टाइम क्या है वो। हाँ, लेकिन अजीम भाई टाइम भी नहीं कि क्या सही दे रहे हैं हम हॉरोस्कोप के हिसाब से या नहीं। अच्छा, लेकिन अजीम भाई अगर वैसे ही कहते हैं ना कि आप खून का सदका देते हैं, कुछ लोग मुर्गी भी दे देते हैं, मुर्गी काट देते हैं, गोश्त काट देते हैं, तो मुझे ये बताएं कि सही वक्त क्या है इन जनरल? अगर बात करें, ठीक है ना, तो वो होता है मंगल की सुबह जब सूरज निकले उसके 1 घंटे के अंदर। राइजिंग सन, हाँ, 1 घंटे के अंदर आप करना है उसमें, यानी कि सुबह 7 बजे। अगर 7 बजे नहीं, अगर सुबह सूरज 6 बजे निकलना है, हाँ। तो 6 और 7 के दरमियान। कि सुबह सुबह कौन आएगा बकरा काटने? यही तो मसला है। चले नहीं आएगा तो आप फ्रिज में कलेजी रख लें, गोश्त रख लें, वो आप चील कबाब को डाल दें सुबह सुबह। सही। और अगर जैसे कहते हैं किसी का खुदा ना खासा कोई बीमारी है, कोई ऑपरेशन सर्जरी होने वाली है, वही तो बैकफायर कर जाते हैं, वो करके निकले वहां से, वो पता लगा वो तो गड़बड़ हो गई, तो वो पता ही नहीं है आपको। तो इससे बेहतर है आप ना करें। हाँ, अगर गलत करने से
आप ये जूते में पहन के मैं भागूं और रेस जीत जाऊंगा, कैसे जीतूंगा? ये स्टार्स के लिहाज से होता है। अब लाइक मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह आपने बताया कि हर किसी का अपना अपना टाइम होता है, जनरली तो आपने बता दिया, लेकिन ये जो डिफरेंशिएशन होती है स्टार्स के हवाले से होती है, डेट ऑफ बर्थ के हवाले से होती है, कैसे होता है ये? डेट ऑफ बर्थ से आपका एक हॉरोस्कोप बनता है। ठीक होगा। आपके शहर में कैप्रिकॉर्न है, एक एरीज है, एरीज के लिए अलग होगा, इस तरह होता है या क्या? अलग होगा ना, एरीज का अलग होगा, टॉरस का अलग, जेमिनाई, कैंसर, लियो, विर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस, 12 है ना हॉरोस्कोप में, 12 हाउसेस बने होते हैं। बिल्कुल ठीक। अब आपने मिसाल के तौर पे 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस का अगर कोई आपने रेमेडी कर दी तो आप तो अपने दुश्मन, बीमारियां, कर्जे और डेथ और क्या कहते हैं सडन बैड इवेंट्स होना, मतलब कोई एकदम मिसहैप होना, उसको एक्टिवेट कर रहे हैं। सही। और आपको पता ही नहीं है, क्योंकि नहीं, हमें तो नहीं पता। हाँ, सही तरीके तो से आप पहले अपने हॉरोस्कोप के हिसाब से चेक तो करें। सही। एक फिर और आप अच्छा, फिर आपका माइंड कहाँ डाइवर्ट होगा? असल कहानी पे आ रहा हूँ मैं। माइंड आपका हम पे किसी ने जादू किया। हाँ, ये हम किसी तो के पास बड़ा गए थे, वो कह रहे थे वो नजर लग गई है। नहीं, वो कह रहे थे आप पे तो किसी ने ना बंदिश कर दी है। बंदिश कौन बैठा हुआ है करने वाला? भाई अल्लाह ताला फरमा रहे मैं जिसको चाहे लड़के दूं, जिसको चाहे लड़कियां, जिसको चाहे बेऔलाद, जिसको चाहे नपातौला दूं, जिसको चाहे कुशादा रिश्त दूं, ठीक है? कहीं वो सब अपने पे लिया हुआ है कि मैं जिसको चाहे। बंदा कौन बैठा हुआ है? ये आपको औलाद की बंदिश कर रही है। हमारा आबिदा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आबिदा, सबसे पहले बताइए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और डेट ऑफ टाइम, बर्थ ऑफ टाइम क्या है उसका, पैदाइश का, और क्या पूछना चाहेंगी? जी मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। बेटी के बारे में? बेटी का नाम क्या है? बेटी का नाम क्या है? मेरी बेटी का नाम यशल है। यशल नाम है। और डेट ऑफ बर्थ क्या है? 9 जून 2000। 9 जून 2000। ये सियालकोट से बात कर रही हैं आबिदा हमारे साथ। टाइम क्या है उनकी पैदाइश का? जोहर से असर तक। जोहर से असर के दरमियान। हाँ अच्छा, जी। तकरीबन 2 से 4 के दरमियान कहना चाह रही हैं वो। और मैम अगर मेरे बारे में भी पूछ रहे तो... जी आप हमारे साथ लाइन पे रहिएगा और इनका आप पूछना क्या चाह रही है बेटी के बारे में? मैं ये बहुत लेजी है। बहुत लेजी है बेटी। हाँ जी। और पासवर्ड ले ले। टाइम कम है हमारे पास। अच्छा जी, लेजी हैं बहुत। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए आबिदा। आप जी मेरा नाम क्या डेट ऑफ बर्थ है? नहीं मुझे अपनी डेट का नहीं पता। आबिदा नाम है मेरा और मेरी अम्मी का नाम मसगरी बेगम। मुझे मैं इस बात से इनकी इत्तेफाक नहीं कर रही है। आबिदा आपकी बेटी के हवाले से, अच्छा एक्चुअली ये भी हो सकता है कि इन्होंने हमें टाइम सही नहीं बताया, तो इसलिए भी। अच्छा ठीक है, समझ गया। इनका आगे का टाइम है वो मैंने डाला था 2 से 5 के दरमियान, ये तकरीबन 4 और 5 के दरमियान है। अच्छा। ये लेजी हैं, ये अपने कमरे में बंद रहने वाले लोग, अपने शेल में रहने वाले लोग, ज़्यादा कोई वो नहीं, यहाँ पे आपके क्या हाल है आपके, तो वो उसको लेजी उसमें लेके जा रही हैं। बहुत सिंपल सी रेमेडी है, जुमे को चूटियों को चीनी डालें। सही, ठीक है। फ्राइडे बेटी खुद डालें। अच्छा जी, बेटी जुमे को, फ्राइडे को, आज जुमा है तो चूटियों के ऐसी जगह पे चीनी डालें तो वो उसमें उनका एनर्जी आएगी। 8th हाउस हो गया ना, डेथ हाउस में चले गए, बंद में सुस्त दिमाग बंद, अपनी एज से ज्यादा नहीं, वो तो वो हो गया। क्लोजिंग का काज है। बहुत शुक्रिया अजीम साहब, टाइम पता नहीं चला यार, आपने कॉल किया, आपका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मुझे मोहम्मद कामरान और वर्दा को दीजिएगा इजाजत। मंडे को मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।